नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। असन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह आप सभी का असन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलेगा बेटा, ओटीआई इशू की क्लास नंबर आपकी 5th है, अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। चलेगा बेटा कि ना किसी से दोस्ती ना कोई अपना यार है, ना किसी से दोस्ती ना कोई अपना यार है, बस अपना तो अपना है, बस कामयाब होने का जुनून सवार है। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जीवन में मेहनत करें, कभी कभी सक्सेस होने के लिए स्वार्थी बनना पड़ता है। थोड़े दिन स्वार्थी बन जाइए, 1-1.5 महीना बिल्कुल मार्केट से गायब हो जाइए बेटा। 1-1.5 महीना जो भी आपके पास समय बचा 30-32 दिन का, उसको सही ऊर्जा को आप समर्पित कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, ईश्वर आपके सपने जरूर पूरा करेगा बेटा। चलेगा आपके लिए बेटा 35 डेज का स्पेशल क्रैश कोर्स अनाउंस हुआ बेटा। ये जो बैच शुरू हुआ है 5 अगस्त 2022 से शुरू हुआ है। यहाँ पे इसकी जो ड्यूरेशन है वो 35 डेज है। जो क्लासें अभी तक हो गई वो सेव है, आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं। यहाँ सारी क्लासें ऐप पे और यूट्यूब पे लाइव होगी, लाइव होने के बाद क्लासेस सेव हो जाएगी। 1 ईयर तक की आपको वैलिडिटी मिलेगी। 15,000 MCQ मिलेंगे बेटा विद लाइव सॉल्यूशन आपको। क्लियर बच्चों, यहाँ पे रेशनल कुछ थ्योरी भी आपको साथ के साथ पढ़ाई जा रही है डिटेल में। फ्री MCQ और EPDM मिलेगी, और सबसे बड़ी बात टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रही है आपके लिए इस स्पेशल बैच में बेटा। यहाँ बैच ज्वाइन करने के लिए 8368 पे या 8686865366 पे कॉन्टैक्ट करें बेटा। इसके अलावा जिन लोगों को नोट सेट 2022 के साथ साथ 23 की भी तैयारी करनी है, ESIC की तैयारी करनी है, तो उनके लिए बेटा रेगुलर बैच अवेलेबल है। ये बैच नोट सेट एम्स को, ESIC को, CHO को, NCLEX एग्जाम को, GMR स्टाफ नर्स गुजरात, DSSB आपका RRB, सभी तरह के CHO को टारगेट करता है बेटा। ये जो बैच है इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, ये जो 1 अगस्त से शुरू हुआ रेगुलर बैच, इसमें मिलेगा अंदर बेटा फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री क्रैश कोर्स, कंप्लीट आपको थ्योरी मिलेगी बेटा विद MCQ, आपको कंप्लीट डिटेल में थ्योरी, जैसे कार्डियक की 100 आवर्स की, नर्वस की 100 आवर्स की, OBC की 150 आवर्स की, अलग अलग हिसाब से बेटा सारी क्लासें लाइव होगी, और लाइव होने के बाद क्लासें सेव हो जाएगी बेटा। क्लियर है। जो स्टूडेंट है रनिंग में 3rd ईयर 4th ईयर के, उनको बेटा 3 साल तक का एक्स्ट्रा एक्सेस भी मिलेगा आपको। क्लियर है। 15,000 MCQ आपको सोल्व करवाए जाएंगे बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट फैकल्टी आपको सेलेक्टेड पढ़ाएगी, जो कई बार सेलेक्टेड है। यहाँ पे बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066066 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है जोधपुर में बेटा, और गुजरात में 3rd फ्लोर धनलक्ष्मी टावर अबव IDBI बैंक नियर शनिचर जी का थान, जोधपुर आपका एड्रेस रहेगा बेटा। तो यहाँ राजस्थान में आप जोधपुर शहर में विजिट करके यहाँ पे भी आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। चलिएगा आज अपन बेटा सिस्टमेटिक शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं अपन, क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखेगा। क्या टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। अपन ने काफी डाटा डिस्कस कर लिया, जहां से कम 15-20 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं ऑलरेडी। अपन नेक्स्ट अपन सीरीज में डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, किस तरह क्वेश्चन बन सकता है और किस तरह से अपन उनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे एट्रोपिन हो गया आपका, बहुत सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, उनको अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखने वाले बेटा। चलेगा बेटा, शुरुआत करते हैं अपन। फ्री आपका पेड जो क्रैश कोर्स है उसकी शुरुआत में पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैचिंग को चूज कीजिएगा बच्चों। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मैचिंग है। TPS एयरवे एडजुएंट होता है, मैकिन्टोश CO2 डिटेक्टर होता है, किडनी ट्रे ब्लड स्टोरेज के लिए काम आती है, पल्स ऑक्सीमीटर रिकॉर्डिंग द पल्स रेट। पल्स रेट नहीं करती है, ये क्या करती है, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन SpO2, सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। क्लियर है। तो ये ऑप्शन नहीं, तो राइट आंसर क्या जाएगा, TPS जो यूज लेता है वो क्या है, एयरवे एडजुएंट। क्या है ये, एयरवे एडजुएंट। क्लियर बच्चों, ये देखिएगा, ये रहा आपका TPS, ये इस तरह से बेटा। क्लियर है। ये जो है इसके साथ क्या नेबुलाइजर भी करेक्ट है बेटा, हमारे पास में। क्लियर है। ये होगी आपकी TPS की इमेज। ये देखिएगा, ये क्या है, मैकिन्टोश। क्या है बच्चों, मैकिन्टोश। अगर बताओ मैकिन्टोश ब्लड स्टेन हो जाए तो उसको क्लीन किससे करेंगे। मेरा क्वेश्चन है, मैकिन्टोश अगर कैसे हो जाए ब्लड स्टेन, तो इसको अगर ब्लड स्टेन हो जाए मैकिन्टोश, तो यहाँ इसको क्लीन किससे करेंगे बेटा, बताइए। ब्लड स्टेन मैकिन्टोश को डिपेंड करता बेटा, बेस्ट आपका रहता है H2O2। क्या चीज, H2O2। और अगर HIV पेशेंट है तो 1% क्या यूज करोगे, हाइपोक्लोराइड। किन मरीजों में, HIV या जिनको क्या है सीरोलॉजिकल इन्फेक्शन, उन मरीजों में। इंपॉर्टेंट है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको बेटा। क्लियर है। यस, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके, दिल गदगद कर दिया। ये क्या है, किडनी ट्रे। दूसरा नाम क्या है इसका, किडनी ट्रे का दूसरा नाम बताइए, इमेसिस ट्रे भी बोलते हैं इसको बेटा। क्या बोलते हैं, अरे उल्टी उल्टे वगैरह करता है, वोमिट करता है, तो ये कलेक्ट करने काम आती है इमेसिस ट्रे। क्लियर बच्चों। ये क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर बेटा। क्या है ये, पल्स ऑक्सीमीटर। बताओ पल्स ऑक्सीमीटर कौन सी
बेटा इसमें वेव कौन सी यूज लेती, तो इंफ्रारेड। दो आपकी एलईडी लगी रहती है इसमें, यहाँ पे इंफ्रारेड, कौन सी, इंफ्रारेड आपकी क्या ली जाती है बेटा, आपकी वेवलेंथ यूज ली जाती है इंफ्रारेड। और इनकी वेवलेंथ जो होती है वो 660 से लेके 950 नैनोमीटर वेवलेंथ तक की आपकी लाइट यूज ली जाती है इसमें, इंफ्रारेड। क्लियर। और ये किसका ब्लड पड़ता है, कैपिलरीज का। किन का बेटा, कैपिलरीज का। पल्स ऑक्सीमीटर हमारे पास में। और ये किसको बताता है, SpO2। SpO2 क्या होता है, सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन को बताता कौन, पल्स ऑक्सीमीटर बेटा। हमारे पास में बेस्ट आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिटेक्ट करना, तो बेस्ट मेथड कौन सा है, आर्टेरियल ब्लड मेथड। और इस आर्टेरियल ब्लड मेथड में अपन क्या कलेक्ट करेंगे, एबीजी। क्या कलेक्ट करेंगे, एबीजी। हर पास में आर्टेरियल लाइंस, अपन आर्टेरियल लाइन हो या तो यहां से ब्लड ले, या अपन डायरेक्ट आर्टेरियल को प्रिक करके अपन क्या कर सकते हैं, एबीजी। और एबीजी में जो ब्लड आता है वो उसे क्या बोलते हैं, SaO2। इसको SpO2 नहीं बोलेंगे, SaO2। कोई डाउट है, अरे चलो भाई SaO2 बोलते हैं इसको बेटा। हमारे पास में हेड माय पॉइंट, चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा, SaO2 बोलते हैं इसको एबीजी में। अब एबीजी की बात चलिए आपकी यहाँ पे, क्लियर है। तो करेक्ट आपका ब्लड गैस लेवल कौन बताता है, एग्जैक्ट बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट ऑक्सीजन इन ब्लड, तो बेस्ट क्या रहता है, SaO2 या एबीजी। आर्टेरियल ब्लड लेंगे आप हमारी पास में, और वहां से क्या करेंगे अपन, एबीजी करा के देख सकते हैं, आपको एग्जैक्ट डाटा मिलेगा बेटा। यस, आपका एबीजी। एबीजी की अगर बात चल रही है बेटा, एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, पूरा नाम क्या है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। और ये मोस्ट कॉमन मेथड है किसको, रेस्पिरेटरी फेलियर को बताने के लिए, हमारे पास में ब्लड में ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए। ब्लड में ऑक्सीजन, ब्लड की पीएच, और ब्लड में क्या, CO2 लेवल को देखने के लिए सबसे बढ़िया मेथड क्या है, आईबीजी आपका, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। गेट माय पॉइंट। अब यहाँ एबीजी की अगर बात करें बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ एबीजी में। ये आप भली भांति जानते हो, एबीजी करने से पहले हिपेरिन से क्या करेंगे, सिरिंज को हेपरानाइज करेंगे। कौन सी सिरिंज लेंगे, हेपरिन। आप मैक्सिमम बेस्ट कौन सी, आपको यहाँ पे 5 ml वाली सिरिंज ले, एबीजी करने के लिए बेस्ट रहती है। आपको लगभग 2 ml के आसपास ब्लड चाहिए, तो 5 ml की सिरिंज ले, उसको क्या करो, हिपेरिन से एक बार फ्लश करें। हिपेरिन नहीं रखना, केवल क्या करना है, फ्लश करना है। हर बात में क्लियर, हेपरानाइज करना है सिरिंज को, और 5 ml वाली सिरिंज यूज ले, जिसमें से आपको मिनिमम ब्लड कितना चाहिए, 2 ml, एबीजी करते समय। हर बात में एबीजी करने से पहले आप क्या करोगे बेटा, एक टेस्ट यूज करोगे जिसका नाम क्या है, एलन टेस्ट। अरे कौन सा टेस्ट है, एलन टेस्ट। एबीजी और वीबीजी दोनों तरह के मेथड है, वेन से लेते तो वीबीजी, और अगर आर्टरी से लेते तो क्या लेते हैं, एबीजी। हमारे पास में अपन जो अपन यहाँ करते हैं अपन, तो एलन टेस्ट में क्या करते हैं बेटा, दोनों को कंप्रेस करते हैं। किसको, किसको, रेडियल एंड अल्नार, दोनों को अपन क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। दोनों को पहले क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, और हैंड की जो आपकी फिस्ट है इसको क्या करेंगे, क्लेंच। यहां से अपन क्या करेंगे, दोनों से आपका रेडियस और अल्ना, तो रेडियस इधर हो गई आपके अंगूठे की तरफ, और ये हो गई अल्ना, दोनों को क्या करेंगे अपन, कंप्रेस। रेडियस किधर होती है, थंब की तरफ, रेडियस और ये अल्ना, दोनों को कंप्रेस करेंगे। पेशेंट को कहेंगे अपने हाथ को क्या करे, फिस्ट को क्लोज। क्लियर है। फिर अपन उसको कहेंगे फिस्ट को क्लोज कर, और फिर कहेंगे फिस्ट को खोल, तो देखना आप 5-7 सेकंड बाद साइनोसिस होगा। फिर अपन फिस्ट को क्लोज किया, फिर अपन कौन सा, कहां से प्रेशर हटाएंगे, अल्नार से। क्लियर है। रिमूव प्रेशर फ्रॉम अल्नार, कौन सी आर्टरी से, अल्नार आर्टरी से आप प्रेशर को क्या करोगे, रिमूव करेंगे। क्लियर है। रिमूव करोगे तो विद इन 7 सेकंड में, कितने सेकंड के अंदर, विद इन सेकंड में, 7 सेकंड में आपका यहां पे क्या हो रहा था, साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस, ये वापस क्या हो जाना चाहिए, नॉर्मल। आपने रेडियल को और अल्नार को कंप्रेस कर रखा है, हैंड को क्लेंच किया, मुट्ठी को खोले, आपको देखोगे कि साइनोसिस देखो मिलेगा, एक्रोसाइनोसिस टाइप में। फिर आप किसको छोड़ोगे, अल्नार को। अल्नार को छोड़ोगे तो 7 सेकंड के अंदर वापस क्या हो जाएगा, नॉर्मल हैंड हो जाएगा, साइनोसिस सबसाइड हो जाएगा। तो बताओ यहाँ आपने एलन टेस्ट में पेटेंसी किसकी चेक करते हैं, अल्नार की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये पहला क्वेश्चन, पेटेंसी किसकी चेक करते हैं, किसकी बेटा, अल्नार आर्टरी की। और सैंपल फिर कहां से लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, सैंपल कहां से कलेक्ट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियल आर्टरी से।
क्यों भाई अल्नार की पेटेंसी क्यों चेक करी? कि भाई अगर तुमने रेडियल को क्या किया, डैमेज, तुमने एक पंक्चर किया रेडियल को, तो अगर मान लो रेडियल डैमेज भी हो गई तो अल्नार आगे ब्लड सप्लाई को क्या कर देगी, मेंटेन कर देगी। गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। अरे हरी बात में तो पहला क्वेश्चन सीधी बात, नो बकवास, पेटेंसी किसकी चेक करेंगे? अरे पूजा किसकी करते हैं या अपन परीक्षा किसकी लेते हैं? अल्लाह की, ईश्वर की, भगवान की। अल्लाह बड़ा है तो अपन पेटेंसी या क्षमता किसकी देखते हैं? प्रार्थना करके भगवान पे भरोसे रहते हैं तो अल्लाह की। और सैंपल कहां से लेते हैं? रेडियल से। कोई डाउट है? अरे कहां से लेंगे सैंपल? रेडियल से। क्योंकि तुमने अगर रेडियल को प्रिक भी कर दिया और मान लो इसमें क्लोट बन गया, हेमेटोमा बन गया, आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो उसकी जगह काम कौन चला लेगी? अल्लाह, ताकि हैंड में नेक्रोसिस या साइनोसिस ना हो। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। कोई डाउट है? इस आपका एबीजी में क्या क्या टेस्ट करते हैं? तो हम लोग पीएच लेवल देखते हैं। नॉर्मल पीएच 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होनी चाहिए। आपका PO2 लेवल देखेंगे, PO2 लेवल कितना होना चाहिए? यहाँ पे 80 से 100% के बीच होना चाहिए SpO2 लेवल या PO2 लेवल, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका। और PCO2 35 से लेके 45 mmHg के बीच होना चाहिए आपका, सॉरी परसेंटेज के बीच होना चाहिए आपका, सॉरी प्रेशर है ना, तो mmHg में होना चाहिए प्रेशर। गेटिंग माय पॉइंट? ये अपन देख करेंगे। इसके अलावा कुछ आयंस की स्टडी भी करते हैं। किसकी? आयंस की। देखिएगा इसमें कुछ आयंस को भी देखते हैं। आयंस कौन कौन से? सोडियम कितना होता है? 135 से 145 मिलीक्यूलेंट। क्लोराइड 97 से 107 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, ये भी क्या है? मिलीक्यूलेंट पर लीटर। पोटेशियम 3.5 से 5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, सॉरी मिलीक्यूलेंट पर लीटर है या मिलीग्राम है? मिलीक्यूलेंट पर लीटर है। आरे बात पोटेशियम। और बताओ बाइकार्बोनेट 22 से 27 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनाइन गैप कितना होता है? एनाइन गैप ये एम्स में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। यहीं से मैं आपको सिस्टमेटिक शुरुआत कर देता हूं बेटा। देखिएगा सोडियम कितना? 135 से 145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। सोडियम के साथ क्लोराइड है 97 से 107 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, यानी 97 to 107 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। पोटेशियम होता है 3.5 से 5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, और बाइकार्बोनेट होता है 22 to 27 मिलीक्यूलेंट पर लीटर एक नॉर्मल हेल्थी मनुष्य में। और ब्लड की पीएच कैसी होगी? स्लाइटली अल्कलाइन 7.4 के करीब। मेरा क्वेश्चन है कि एनाइन गैप क्या होता है? मेरा क्वेश्चन समझना आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एनाइन गैप क्या है? व्हाट इज एनाइन गैप? ये बेटा नोट सेट में 3 बार रिपीट क्वेश्चन है। एनाइन गैप, बहुत बढ़िया आंसर। लेस देन 12 बता रहे हैं, कोई 12 से बता रहे बेटा। देखिएगा एनाइन क्या होता है? धनाइन प्लस ऋणाइन का योग। धनाइन कौन है? सोडियम Na प्लस है, पोटेशियम क्या है? प्लस है। तो 135 से 145 यानी 140 तो ये हो गया, और 5 पोटेशियम मानो। एनाइन गैप, एनाइन गैप क्या होता है? देखिएगा अपन जोड़ेंगे धनाइन, दोनों धनाइन का जोड़ माइनस दोनों ऋणाइन का जोड़। ऋणाइन कितना है? बाइकार्बोनेट प्लस है क्लोराइड। सोडियम को रखना आपको कितना? 140 145 लिख लो। 5 कौन हो गया? सॉरी 140 रख लो चलो। और 5 कौन हो गया? पोटेशियम माइनस बाइकार्बोनेट कितना है? 22, और क्लोराइड कितना है? 107। तो ये तो हो गया बेटा 145 माइनस 129। अंतर कितना आ रहा है? लगभग लगभग क्लियर है? अंतर कितना आ रहा है? लगभग लगभग, या इसको आप 27 रख लो, आपको वैल्यू को सही लाना पड़ेगा आपको, तो 27 रखो बाइकार्बोनेट को। 27 रखोगे तो कितना आ रहा है? 134। कितना आ रहा है? 145 में 134 बाकी निकालोगे तो कितना आ रहा है? 11। कितना? 11। तो इन दोनों के गैप जो बीच होता है वो होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट 10 से 12 के बीच। एक के वर्ड में पूछे तो एनाइन गैप कितना होना चाहिए? 12। यानी सीधा सिंपल है, धनाइन का जोड़ माइनस ऋणाइन का जोड़। धनाइन जो आयन है कौन? सोडियम और पोटेशियम। और क्लोराइड कौन है? नेगेटिव है, और बाइकार्बोनेट नेगेटिव। तो इन दोनों का जोड़ क्या कहलाता है? अरे क्या कहलाता है? तो ये एवरेज होना चाहिए बेटा 12 प्लस माइनस 2, यानी मिनिमम कितना? 10, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 14, पर एवरेज 12 मानना है आपको। क्या 10 से 12 आंसर माना गया है यहाँ पे लास्ट एग्जाम में? क्लियर बच्चों? तो ये क्या कहलाता है? एनाइन गैप। एबीजी में ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कोई डाउट है? और एबीजी करने के बाद आर्टरी को क्या रखना है? आपने आर्टरी पंक्चर की है तो कम से कम 10 मिनट तक क्या रखना है? प्रेशर, वरना लाइफ लॉन्ग क्या रहेगा? हेमेटोमा। बहुत खतरनाक, लाइफ लॉन्ग तो नहीं पर महीने भर रहता है, और बहुत पेनफुल स्थिति है। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक कोई डाउट है? बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। एबीजी क्लियर है? चलें आगे। एलन टेस्ट वगैरह क्लियर है आपका? आगे बढ़ जाए बच्चों।
ओके बेटा, सॉरी कांता जी, चलेगा, आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर एन ऑपरेटिंग ओटी नर्स शुड प्रिपेयर। कोई ऑपरेटिंग ओटी नर्स है तो वो बेटा ओटी से पहले क्या प्रिपेयर करेंगे? कौन सी ट्रॉली रेडी करेंगे अपन ओटी में? ओटी में कौन सी ट्रॉली रेडी करेंगे? जल्दी कमेंट कीजिएगा ओटी के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है बेटा तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे मैं आपके लिए डबल मेहनत कर सकूं बेटा। फॉर एन ऑपरेटिंग ओटी नर्स शुड प्रिपेयर फॉर ड्रेसिंग ट्रॉली, मेयो ट्रॉली, इमरजेंसी ट्रॉली या वॉशिंग ट्रॉली। इमरजेंसी ट्रॉली तो इमरजेंसी वगैरह में होती है, ड्रेसिंग ट्रॉली आपके नॉर्मल वार्ड में होती है। यहाँ अपन ओटी के लिए इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए कौन सी ट्रॉली? मेयो ट्रॉली यूज करेंगे। कौन सी ट्रॉली? मेयो ट्रॉली। क्लियर बच्चों? मेयो ट्रॉली जिसको अपन बोलते हैं, ये ऐसी होती है मेयो ट्रॉली। इसका क्या फायदा है? जैसे ये बेड है तो बेड के ठेठ अपन पास तक ले जा सकते हैं, वरना थोड़ा दूर रखनी पड़ेगी, तो ये मेयो ट्रॉली। आ रही बात बच्चों? कौन सी ट्रॉली? मेयो ट्रॉली। नेक्स्ट, पेशेंट इज रिटर्न फ्रॉम सर्जरी विच नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट प्रायोरिटी एट द टाइम। पेशेंट हाल ही में कहाँ से रिटर्न हुआ है? सर्जरी से, तो प्रायोरिटी ऑफ डायग्नोसिस क्या रहेगी या प्रायोरिटी ऑफ मैनेजमेंट? तो डायग्नोसिस क्या बोलाओगे? अभी हाल ही में इनएफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट्स या डायरिया। तो राइट कह रहा है रेस्पिरेटरी प्रायोरिटी, क्योंकि ओटी हुई तो शायद एनेस्थीसिया वगैरह यूज हुआ, तो कौन सा पैटर्न? इनएफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न आपका क्या रहेगा? प्रायोरिटी। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को पढ़े और फिर इसका जवाब दे बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। यस यस बच्चों, अभी भी बहुत समय है बेटा, जोर लगा दो। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ पीपी डोनिंग इज कोविड। डोनिंग का मतलब पहनना। पहनते समय क्या सीक्वेंस रहेगी? सबसे पहले क्या, गले डबल लेयर ग्लव्स हो तो ग्लव्स पहले पहने, फिर क्या पहनते हैं? गाउन, फिर शूज कवर, फिर क्या पहनते हैं? मास्क, फिर गूगल, फिर कैप, फिर फेस शील्ड और फिर सेकंड ग्लव्स। ऐसे पहनते हैं अपन। तो राइट आंसर क्या जाएगा? सी। इसकी अधिक जानकारी लिए आपको पीपी की पूरी सीक्वेंस वापस पढ़ाएंगे बगराम सर आपको। बताइए कौन सी मशीन है बेटा? यस बताइए बच्चों, आपका बेटा इक्विपमेंट का नाम बताइए, दिल गदगद हो जाना चाहिए। देखेगा सीधा एम्स के क्लासरूम से पेपर आ रहा है बेटा, बताइए जल्दी से। हाँ हाँ, एम्स के कंप्यूटर से पेपर उठाया हुआ है, गारंटी के साथ कह रहा हूं। सीधा सीधा आप फील करोगे। आप जो आपके पूर्वज है, कौन जो आपसे पहले लग चुके नौकरी, उनको पूछना। पूर्वज ही हो गए ना वो अपने सीनियर, उन्हें पूछना आप। क्लियर है? जो पहले नौकरी लग चुके अपने से, उन्हें पूछना है कि ऐसा का पेपर कैसे कंप्यूटर में सामने छपता है। आ रही बात में? बताइए। बताओ कौन सी है ये? यस, ऑटोमेटिक सीपीआर मशीन। बहुत बढ़िया आंसर बेटा, दिस इज ऑटोमेटिक सीपीआर मशीन। ये सीपीआर मशीन होती है बेटा, यहां से इसको ऐसे ओपन करके यहाँ चेस्ट पे लगा देते हैं और ये सेट वॉल्यूम होती है, इसको ऑन करते ही ऑटोमेटिक क्या देती है? सीपीआर देती है। क्योंकि सीपीआर लगभग कम से कम कितने मिनट तक चलना चाहिए अडल्ट में? 30 से 45 मिनट तक। मेन पावर नहीं होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू आप सीपीआर नहीं दे सकते हो। आरी बात में? अरे कोई डाउट है तो थक जाते हो आप, मेन पावर थक जाता है, तो इसके लिए आजकल एक मशीन आई ऑटोमेटिक सीपीआर मशीन। कोई डाउट बेटा? सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रेजिस्टेंस क्या फॉलो करते हैं? CABD क्या फॉलो करते हैं? सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग और डिफिब्रिलेटर। अपने पहले पढ़ा। अडल्ट में रेशियो क्या रहता है सीपीआर का? चाहे रेस्क्यूअर 1 हो चाहे रेस्क्यूअर 2, कितना रहेगा? 30:2। जबकि इन्फेंट और चाइल्ड में चाहे रेस्क्यूअर 1 हो तो क्या रहेगा रेशियो? 30:2 एक रेस्क्यूअर के केस में, और रेस्क्यूअर कितने हैं? 2, 15:2। याद रहेगा? रेस्पिरेशन मेरा 2 ही रहेगा, 1 मत कर देना कहीं। क्लियर? और कंप्रेशन जो रेट है वो कितनी रहेगी? 90 ब्रीथ पर मिनट, सॉरी 90 बीट पर मिनट। एयर जो डिलीवर करोगे ओवर 2 to 3 सेकेंड या 1 to 2 सेकेंड, बेस्ट 1 to 2 सेकेंड। और हर कितने सेकेंड में? 6 से 8 सेकेंड के गैप से आपको एयर ब्लिंक करने बेटा। और CABD फॉलो करना। किस केस में? डिफिब्रिलेटर केस में। आईबास में कोई डाउट है? और ट्रोमा के केस में D4 क्या होता है? डिसेबिलिटी मेडिटेशन। इसी तरह की क्लासेस देखने के लिए बेटा आज ही बेटा क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, अभी भी 1 महीने का समय है। बताइए ये क्या है? वो आपने देख लिया। आज बात में चले आगे। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टोमीटर। एग्जाम करने बैठो, कई बार क्या होता है, आपको पेपर आ रहा है, आपका पड़ोस वाले का आंसर देखते हो तो आपका दिमाग चेंज हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर पास पास ही होते हैं नोट सेट में, आसानी से दिख जाता पड़ोस वाला क्या कर रहा है यूं करते ही।
उसका आंसर देख के खुद का गलत मत करना। अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो ही आंसर करना, वरना मत करना। अबे समझ रहे नहीं समझ रहे? वाई? बिकॉज क्या पता है कि उसको आता कि नहीं है, क्या पता उसने जिंदगी में कभी कोचिंग नहीं करी, ऐसा नहीं ज्वाइन नहीं करी, तो उसको कैसे आएगा? हरी बात। तो उसके चक्कर में दूसरे की भैंस को देख के अपनी बकरी की टांग नहीं तोड़नी। याद रहेगा, जो आपको आ रहा है वो करके आइए। अगर आपने पढ़ाई करी है और आपने पढ़ाई नहीं करी तो जय माता दी, तो चलना ही है। हरी बात में। तो ये कौन सा रिफ्रैक्टोमीटर, और ये बेटा ये रिफ्रैक्शन को मेजर करने में काम आता है। आई का जो रिफ्रैक्टिव एरर्स है उसको देखने में काम आता है रिफ्रैक्टोमीटर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेप्टिक एस्पेक्ट इन हैंड वॉशिंग? कल अपने पढ़ी मूवमेंट कितने होते हैं? 5। मेडिकल हैंड वॉशिंग में 7 स्टेप और सर्जिकल में 8 स्टेप। यहां अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? फ्रिक्शन। और एटलीस्ट 20 सेकंड तक क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? फ्रिक्शन। आंसर क्लियर और नॉट? राइट आंसर गोज टू बी। व्हाइल स्क्रबिंग नर्स शुड, जब आप स्क्रबिंग करोगे तो नर्स क्या करेगी? यस, नेक्स्ट, होल्ड द हैंड हायर देन द एल्बो। स्क्रब करे हो, स्क्रब का मतलब क्या होता है? सर्जिकल हैंड वॉशिंग। क्लियर बेटा? मिनिमम कितने सेकंड तक चलती है? 9 सेकंड तक। वैसे इसका ड्यूरेशन 3 से 5 मिनट। कोई डाउट है? आपका आईएम इंजेक्शन लगाना भी किस में आता है? सर्जिकल टेक्निक में। सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी चाहिए आईएम में। क्लियर बच्चों? होल्ड द हैंड हायर देन द एल्बो। हैंड वॉश करना है, और हैंड वॉश करने के बाद हाथ हमेशा क्या होना चाहिए? वेस्ट से ऊपर और इस तरह से रहनी चाहिए। क्लियर है? स्क्रब विथ मैकेनिकल फ्रिक्शन, मतलब ब्रश वगैरह से आपको अच्छे से धोना है, नाखून वगैरह। क्लियर? और स्क्रब फ्रॉम हैंड टू एल्बो, और पानी का फ्लो कहाँ? यहाँ से एल्बो की तरफ होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दीज। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आते हुए भी गलती कर देते हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा आपका। यस बेटा, चलेगा बच्चों? जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करते बेटा, मजा आ जाए, दिल गदगद हो जाए। आज का टारगेट 500 पार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, थ्योरी के साथ एमसीक्यू आपको यहां पे। और ध्यान रखना, थ्योरी पे उतना ही फोकस रखना जितना क्वेश्चन पे, क्योंकि नोट सेट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते बेटा, थ्योरी से क्वेश्चन बनाता है सिचुएशन डाल के। यस, ए पेशेंट प्रेजेंटिंग थ्रू द ईडी विच कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन एग्रीवेटेड बाय कफिंग एंड रिलीव बाय सिटिंग। देखना आप, एक पेशेंट इमरजेंसी में आया, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, जैसे वो कफिंग करता है क्या होता है? पेन बढ़ जाता है, और सिटिंग या हाई बाउलर पोजीशन में आता है, उसका पेन क्या हो जाता है? सबसाइड। अपराइट में हैव ए एडिशनल फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग होगी। अरे बास में बताओ, उसमें क्या फिजिकल फाइंडिंग होगी? बताइए, ऐसा मरीज किसका होगा? ऐसे मरीज होते बेटा पेरिकार्डियल इफ्यूजन के। अरे किसके मरीज है ये? पेरिकार्डियल इफ्यूजन में। और अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन है तो जब पर्सन इंस्पायरेट करेगा तो फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? पेराइटल और विसल पेरिकार्डियम में। तो ऐसे मरीजों में एडिशनल फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी बेटा? डी, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। क्या देखने को मिलेगी? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रिब देखने को मिलेगी, यानी रगड़ होगी, उससे जस्ट पेन होगा। अब बात करते बेटा अपन पेरिकार्डियम होती क्या है, इसको समझिएगा। सबसे पहले बात करते अपन पेरिकार्डियम की। किसकी बाल को? पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम इज द आउटरमोस्ट केज, है कि नहीं है? केज ऑफ किसकी? आपका किसकी? हार्ट की। आरे पास में ये दो तरह से बनी होती है। बाहर वाली कौन सी है? आउटर पेराइटल, पेराइटल पेरिकार्डियम, याद रहेगा। और अंदर वाली कौन सी है? विसरल पेरिकार्डियम। क्लियर है? ये आपका लवली हार्ट है, अंदर ही अंदर की लेयर एंडोकार्डियम है, फिर दूसरी कौन है? मायोकार्डियम, और फिर कौन है? एपिकार्डियम। फिर इसके चारों तरफ इस तरह से केज है, जिसमें अंदर वाली कौन है? विसरल, और बाहर वाली कौन है? पेराइटल। इनके बीच में एक वर्चुअल स्पेस, वर्चुअल का मतलब आभासी, एक आभासी स्पेस पाया जाता बेटा। स्पेस को क्या बोलते हैं? कौन सा? पेरिकार्डियल स्पेस। कौन सा स्पेस बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। और इस पेरिकार्डियल स्पेस में विसरल पेरिकार्डियम से एक फ्लूइड बनता है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है? और इसका जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो 10 to 20 ml होता है बेटा। अरे नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? 10 to 20 ml। और ये पियरली वाइट होता है। पियरली वाइट की मतलब दूध की तरह, एकदम सफेद नहीं, थोड़ा धुंधला सफेद। पियरली मोती की तरह सफेद, यानी प्योर सफेद नहीं, थोड़ा धुंधला सफेद, पियरली वाइट। क्लियर है?
क्लियर है? तो पियरली वाइट कैसा होता है, और इसका काम क्या, फ्रिक्शन को रोकना, ल्यूब्रिकेशन करना। अब अगर बेटा ये फ्लूइड का अमाउंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मान लो कोई भी कंडीशन हो, लाइक मरीज को कंडीशन लाइक MI हो, COPD हो, चेस्ट ट्रॉमा हो, ऐसी कंडीशन में ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड कितने से ज्यादा हो जाए, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड कितने से ज्यादा, 50 ml से ज्यादा हो जाए, कितने ज्यादा, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। कंडीशन क्या कहलाती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड नॉर्मल 10 से 20 ml है, अगर ये कितने से ज्यादा हो जाए, 50 ml से ज्यादा हो जाए, तो कंडीशन क्या कहलाती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। कारण में MI हो सकती है, COPD, चेस्ट ट्रॉमा, कोई भी कारण हो सकता है। कोई डाउट है बच्चों, इन्फेक्शन हो सकता है, आपका पेरिकार्डाइटिस कारण बन सकता है। साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन में, देखिएगा। अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो तो एक इंपॉर्टेंट डाटा सुनेंगे बेटा, फीवर तो रहेगा क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो फीवर होगा। मरीज को क्या होगा बेटा, चेस्ट पेन होगा कि नहीं होगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। और चेस्ट पेन एग्रीवेट होगा किससे, एग्रेटेड बाय कफिंग, कफ करने से, इंस्पायरेशन से, अभी पढ़ा अपन ने, डीप ब्रीथिंग से, या मरीज किस में, सुपाइन, या किस पोजीशन में जाए, लाइव पोजीशन में, सुपाइन लेटे, तब उस मरीज को पेन क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड पेन रिलीव होगा कब, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी पोजीशन, ऑर्थोपनिक पोजीशन, या कौन सी पोजीशन में, सेमी फाउलर पोजीशन में जाने की वजह से पेन क्या होगा, रिलीव होगा। ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, अरे क्या कहलाती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो जब बताओ पेन कब एग्रीवेट होता है, कफिंग से, इंस्पायरेशन से, या डीप ब्रीथिंग से, या सुपाइन पोजीशन में जाने, और पेन रिलीव होता है ऑर्थोपनिक पोजीशन से, या कौन सी पोजीशन, अरे कौन सी पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन में जाने से, ऑर्थोपनिक। तो बताओ पेरिकार्डियल इफ्यूजन है तो कौन सी पोजीशन दोगे, बेस्ट पोजीशन रहेगी ऑर्थोपनिक पोजीशन। ऑर्थोपनिक मतलब सिटिंग विद फॉरवर्ड ब्लॉक, इस तरह से। कोई डाउट है, आ रही बात बच्चों, आपका पेन रिलीव होगा। इसके अलावा बेटा चेस्ट पेन हो रहा है आपको, फीवर आ रहा है, और क्या होगा, आ रहा बेटा प्लूरल फ्रिक्शन होंगे कि नहीं होंगे, प्लूरल क्या होंगे, फ्रिक्शन। इसके अलावा बेटा ECG में चेंज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ST सेगमेंट क्या मिलेगा, एलिवेटेड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ST सेगमेंट डिटेल मिलता है MI में, और कहाँ लगता है, पेरिकार्डियल। ये P वेव एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से, QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से, QRS कॉम्प्लेक्स आरिबास में, और ये कौन सी वेव, T वेव। ये ST सेगमेंट क्या मिलेगा आपको, बड़ा हुआ मिलेगा। ये एक तो MI में, ST सेगमेंट MI में, जिसमें मेजिव नेक्रोसिस हो गया, और एक और कहाँ देखने को मिलता है, ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन में। एक दो कंडीशन में और देखने को मिलेगा ये बेटा। क्लियर बच्चों, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझे आप। क्लियर बच्चों, चले आगे और बताइए। जैसे जैसे बेटा फीवर होगा, इसके अलावा मरीज को ब्रेडिकार्डिया होगा कि नहीं होगा, वाई, अरे कमबख्त तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रहा है, तो ये केज फूल रही है पर हार्ट तो फिक्स है, केज में बंद है, तो ये हार्ट पूरी तरह से रिलैक्स और कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, तो ब्रेडिकार्डिया होगा। और ब्रेडिकार्डिया होगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कम, हाइपोटेंशन और हाइपोवोलीमिया देखने को मिलेगा। कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कम। कंडीशन क्या कहलाती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब पेरिकार्डियल इफ्यूजन है तो मैनेज करो इसको भाई। तो मैनेजमेंट की सीरीज में क्या करेंगे अपन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट की सीरीज में अपन क्या करेंगे, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। पेरिकार्डियोसेंटेसिस का मतलब रिमूवल ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। किसको रिमूव करेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड को क्या करेंगे अपन, रिमूव करेंगे। और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड अपन रिमूव कर रहे हैं उसके लिए अपन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये जैसे आपका लवली हार्ट है, ये पेरिकार्डियम है, तो आप कौन से 5th एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस के थ्रू बेटा 18 से 20 गोज की, एक वर्ड में पूछे तो 18 गोज की निडल यूज करेंगे अपन, यूएसजी गाइडेड, और अपन इसको क्या करेंगे, फ्लूइड को रिमूव करेंगे। बाकी फर्दर एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे अपन, और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, पेन है तो पेन किलर दे। कोई डाउट है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है, आगे बढ़े। ये तो हो गया क्या, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और एक क्वेश्चन बनता है यहां से, एक कंडीशन होती है कार्डियक टेम्पोनेट, कौन सी, थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं आपका, साथ के साथ ही क्वेश्चन के साथ समझना, यहां से क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी से ज्यादा आते हैं। कैट माय पॉइंट। एक जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है,
आ रही बात बच्चों, कौन सी कार्डियक टेम्पोनेट, कौन सी? अब बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, अगर पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर रहे हो आप, पोजीशन कौन सी दोगे ड्यूरिंग पेरिकार्डियोसेंटेसिस? पोजीशन सही बताओ, पोजीशन कौन सी यूज करोगे? कौन सी ड्यूरिंग प्रोसेसर अपन यूज करेंगे? सेमी फाउलर पोजीशन। अरे कौन सी पोजीशन? सेमी। पोस्ट ऑफ आप फाउलर पोजीशन यूज करोगे? कोई डाउट है? इज इट क्लियर और नॉट? यस। नेक्स्ट कंडीशन है बेटा कार्डियक टेम्पोनेट, सेम कंडीशन है। अरे क्या है? सेम कंडीशन है, बट कौन सा? पेरिकार्डियल इफ्यूजन या पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन है वो कितने से ज्यादा हो जाए? 100 ml से ज्यादा हो जाए। तो इसकी वजह से मार्क डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड मार्क डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, जिससे सीवीपी बढ़ेंगे, मरीज को हाइपोटेंशन होंगे, मफल हार्ट साउंड सुनाई देगी। कंडीशन क्या कहलाती है? कार्डियक टेम्पोनेट। 100 ml से ज्यादा क्या? पेरिकार्डियल फ्लूइड्स कहां पे? पेरिकार्डियल कैविटी में, आपका पेरिकार्डियम स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाए। अब ये जगह फिक्स है तो हार्ट को ना तो कॉन्टैक्ट कर पाएगा ना रिलैक्स। कोजेस की अगर बात करें तो सीवियर चेस्ट ट्रॉमा है, ईटी ट्यूब वाला मरीज है, सीओपीडी वाले मरीज है, हार्ट फेलियर के मरीज है, एमआई के मरीज है, उनमें ऐसा देखने को मिलता है। कार्डियक टेम्पोनेट, ट्रॉमेटिक चेस्ट इंजरी है, किसी ने चाकू मार दिया तो ब्लीडिंग हो जाएगी वहां पे, कोई डाउट है तो 100 ml से ज्यादा पेरिकार्डियल फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, जिसमें पस हो सकती है, ब्लड हो सकता है, वाटर हो सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? क्या कहलाती है? कार्डियक टेम्पोनेट। क्या कहलाती है? कार्डियक। साइन सिम्टम क्या आएंगे बताओ? हार्ट एक केज में फिक्स है, हार्ट के पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पावर है, लेकिन इसके चारों तरफ जो केज है पेरिकार्डियम ये फिक्स है। केज क्या है? फिक्स। इसी में इस हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और क्या करना? रिलैक्स। अब ये केज क्या हो गई? फ्लूइड जमने से छोटी हो गई, सकड़ी हो गई, तो हार्ट की मायोकार्डियम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो बेटा डिक्रीज हार्ट रेट। आ रही बात में? अरे क्या देखने को मिलेगी? और हार्ट रेट कम होगी तो ब्रेडिकार्डिया, और ब्रेडिकार्डिया होगा तो क्या होगा? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो हाइपोटेंशन होगा कि नहीं होगा? और यहां जो ब्रेडिकार्डिया होगा वो बेटा स्पेशल टाइप का होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज नोन एज पैराडॉक्सिकल पल्सेस, या इसी को बोलते हैं पल्सेस पैराडॉक्सिकस। किस केस में? कार्डियक टेम्पोनेट के केस में। सीओपीडी वगैरह में ऐसा देखने को मिलता है बेटा। आरी बात में पल्सेस पैराडॉक्सिकस। नॉर्मली क्या होता है बेटा, जब आप इंस्पायरेशन करते हो ना, नॉर्मली जब इंस्पायरेशन करते हो तो हार्ट रेट बढ़ती है। सुनना मेरी बात, देखना आप कैसे, आप प्रैक्टिकली समझिएगा। आप इंस्पायरेट कर रहे हैं तो थोरेसिस केज एनलार्ज हो रही है, यहां से कौन गुजर रही है? इंफीरियर वेना कावा, और बॉडी का मैक्सिमम विनस रिटर्न कौन लाती है? आरी बात में ये इंफीरियर वेना कावा है, और ये किस में ओपन होगी? राइट एट्रियम में, और मैक्सिमम विनस रिटर्न लाती है कौन? इंफीरियर वेना कावा। इज इट क्लियर और नॉट? अरे बोलो भाई, मैक्सिमम विनस रिटर्न कौन लाती है? इंफीरियर वेना कावा लाती है आपका। गेटिंग माय पॉइंट? अब जब आप इंस्पायरेट करोगे तो ये थोरेसिस, चारों तरफ लंग्स है ऐसे, दोनों तरफ सॉरी, तो जब इंस्पायरेट करोगे तो लंग एक्सपैंड होंगे तो इंफीरियर वेना कावा क्या होगी? कंप्रेस, तो विनस रिटर्न बढ़ेगा, और विनस रिटर्न बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट बढ़ेगी। तो जब आप इंस्पायरेट करते हो तो हार्ट रेट क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन अगर किसी को क्या हो? कार्डियक टेम्पोनेट हो, तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा? हार्ट रेट घटेगी, हार्ट रेट क्या होगी? कम। ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? पल्सस पैराडॉक्सिस। नॉर्मली हार्ट रेट इंक्रीज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना कावा बाय thoracic cage which promote the venous return and increase heart rate. But in case of cardiac tamponade, हार्ट ऑलरेडी क्या है? कंप्रेस है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट होने के लिए जगह क्या पड़ गई है? कम, टेम्पोनेट होने की वजह से। तो जब आप इंस्पायरेट करोगे तो हार्ट रेट बढ़ने की जगह क्या होगी? कंडीशन क्या कहलाती है? कार्डियक पल्सस पैराडॉक्सिस। इसके अलावा फीवर वगैरह तो आएंगे ही, चेस्ट में क्या रहेगा आपका? पेन रहेगा। ईसीजी में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यहां तक को डाउट है बच्चों? अरे को डाउट है बच्चों? चले आगे, यहां तक को डाउट है? इसमें एक ट्राइड देखते हो मिलता, बताओ कौन सा? कार्डियक टेम्पोनेट में एक ट्राइड देखने को मिलता, बताओ ट्राइड का नाम बताओ। अरे कौन सा? बैक्स्ट्राइड। ये क्वेश्चन बन सकता है।
बैक स्ट्राइड सीन इन द केस ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लेना, जहां से क्वेश्चन आएगा ना वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको। बैक स्ट्राइड देखने को मिलता है किसमें, कार्डियक टेम्पोनेट में। देखिएगा आपका बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डियक टेम्पोनेट हो गया, फ्लूइड कितने से ज्यादा, पेरिकार्डियल फ्लूइड 100 ml से ज्यादा एक्यूमुलेट हो तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएगा। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएगा, हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा और रिलैक्स नहीं कर रहा तो पूरा खाली नहीं हो रहा है, तो सुपर वेना का वेनस रिटर्न होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या होगा, इंक्रीज सीवीपी। अरे सीवीपी क्या मिलेगी आपको, बढ़ी हुई इंक्रीज सीवीपी। नॉर्मल सीवीपी कितनी होती है, 3 से 8 mmO पे एचजी या 2 से 8 mmO पे एचजी है। और सीवीपी का बेटा टिप का होती है बताओ, सुपरियर वाना का, सॉरी अबे राइट एट्रियम पर, मुझे वेन का नाम बताओ, सुपरियर वाना का, किसमें, सुपर वेन काव में रहेगी। और ये डायरेक्ट प्रेशर है किसका, राइट एट्रियम का, किसका, राइट एट्रियम का। तो सीवीपी है, ये सीवीपी जो आपका सेंट्रल विनस प्रेशर ये बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट बेटा और क्या सुनाई देगा आपको, जुगुलार वेन का क्या होगा, डिस्टेंशन। क्यों, अबे कमबख्त तो कार्डियक टेम्पोनेट है, तो हार्ट ना तो कांटेक्ट कराना रिलैक्स, तो कार्डियक आउटपुट नहीं होगा, नहीं होगा तो ब्लड आगे नहीं बढ़ेगा तो पीछे जाएगा, और आपका सुपर और इन्फीरियर वेन का जो ब्लड आ रहा है वो राइट एट्रियम में रिसीव नहीं होगा, तो दूसरे जुगुलार वेन का क्या होगा, डिस्टेंशन। और वेरी इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलेगा, पल्सस पैराडॉक्सिकस, यानी मरीज को क्या होगा, ब्रेडीकार्डिया, और ब्रेडीकार्डिया होगा तो हाइपोटेंशन होगा कि नहीं होगा। और इन सब की वजह से एक साउंड सुनाई देगी, उसको बोलते हैं मफल्ड हार्ट साउंड, देखने को मिलती है किस केस में, कार्डियक टेम्पोनेट। मैनेजमेंट क्या करोगे, वही पेरिकार्डियोसेंटेसिस, क्या मैनेजमेंट रहेगा, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, वही 5वीं से 6ठी इंटरकोस्टल स्पेस में 16 गोज की निडल डाले, किस पोजीशन में, सेमीफालर पोजीशन, और फ्लूइड को क्या कर ले, निकाल ले सेमीफालर पोजीशन में। पोस्ट ऑप कौन सी पोजीशन देनी है आपको, सेमीफालर दे सकते हो या ऑर्थोपनिक दे सकते हो, कोई डाउट है, ड्यूरिंग प्रोसीजर सेमीफालर, पोस्ट ऑप क्या रहेगी, ऑर्थोपनिक बेस्ट रहेगी, कोई डाउट है। एक टर्म होती है न्यूमोपेरिकार्डियम, कौन सा, एक टर्म होती है बेटा कौन सी, न्यूमोपेरिकार्डियम। ये भी जैसे ईटी ट्यूब लगा रहे हो तो डायरेक्ट ट्रोमेटिक चेस्ट इंजरी हो तो वैसा हो सकता है। एयर एक्यूमुलेशन इन किसमें, पेरिकार्डियल स्पेस, और ये वर्चुअल होता है, ध्यान रखना, आभासी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इमरजेंसी के क्वेश्चन है और बहुत खतरनाक कंडीशन है, तुरंत डेथ होती है, 4-5 मिनट में तो निमट जाएगा मरीज। इज इट क्लियर और नॉट। तो न्यूमोपेरिकार्डियम, एयर एक्यूमुलेशन इन पेरिकार्डियल स्पेस, क्लियर है। इसका मैनेजमेंट क्या करोगे, वही सब पल्सेस पैराडॉक्सिस ऐसे सिम्टम आएंगे यहाँ पे। मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, न्यूमोपेरिकार्डियोसेंटेसिस, न्यूमो का मतलब एयर, पेरिकार्डियम के थ्रू, सेंटेसिस का मतलब रिमूवल, न्यूमोपेरिकार्डियोसेंटेसिस। इज इट क्लियर और नॉट बेटा। अरे बस इसमें क्या करेंगे बेटा, वही 18 से 20 गोज की निडल यूज लेंगे, निडल की गोज कितनी, 18 से 20 गोज। लेकिन यहां पे बेटा अपने को पता है कि हवा, एयर है, एयर एक्यूमुलेट हुई है तो अपन ग्रेविटी के साथ ऊपर जाती है, तो कहां पे, सेकंड या थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में निडल डाल के छोड़ दे, वो हवा सारी बाहर आ जाएगी। और इमरजेंसी कंडीशन है बेटा, ध्यान रखना आपका, बड़ा 5 मिनट में पेशेंट की डेथ हो जाएगी। मैंने कम से कम 10 पेशेंट को ऐसे डेथ होते हुए देखा मेरे सामने ड्यूरिंग माई लाइफ कैरियर। इज इट क्लियर और नॉट, यस yes maybe this is known as tension pneumothorax also। एक ही बात होगी, टेंशन न्यूमोथोरैक्स का मतलब किसकी वजह से, कोई डाउट है। और ट्रेकिया ऑपोजिट साइड में डेविएटेड हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, और बेस्ट कौन से में, सेकंड में, क्लियर है। चले आगे, नेक्स्ट हीमोपेरिकार्डियम। हीमो का मतलब क्या, ब्लड, ब्लड कलेक्ट इन किसमें, पेरिकार्डियल स्पेस। और एक होता पायोपेरिकार्डियम, पायोपेरिकार्डियम किस केस में, पस कलेक्शन इन किस केस में, पेरिकार्डियल स्पेस, क्या कहलाता है। फिर उसके अंदर वो इन्फेक्शन वगैरह फीवर होगा तो एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। पायो का मतलब पस। अजर क्लियर और नॉट, अरे बोलिए भाई। चले आगे, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, क्वेश्चन देख लेना बेटा, सीख लेना आप। चले आगे, और ये बैक स्ट्राइड किसमें देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा,
आराम से जवाब दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। थ्योरी अपन तेजी से पढ़ेंगे ताकि कुछ आउटपुट पे पहुंच सके अपन। बताइए, which of the following can't cause a low pulse oximetry reading in a patient with respiratory distress? कौन सी कंडीशन होगी, कोई मरीज है जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, बताओ कौन सी सिचुएशन से उसके पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग यानी SpO2 लेवल कम नहीं होगा? बताओ, किसी मरीज को इनएक्टिवेट पेरिफेरल सर्कुलेशन है तो SpO2 क्या होगा, कम होगा नहीं होगा? क्योंकि पेरिफेरल सर्कुलेशन इनएक्टिवेट है तो आप ऑक्सीजन की रीडिंग सही नहीं होगी। एडिमा है, एडिमा में रीडिंग बिल्कुल गलत आएगी, नेल पॉलिश में रीडिंग गलत आती, पर हाइपरथर्मिया में रीडिंग गलत है नहीं आएगी। एक्सेप्ट पूछ रहा है, हाइपरथर्मिया होगा, किसी मरीज को बुखार आ रहा है तो SpO2 को कोई फर्क पड़ेगा क्या? उल्टा हाइपरथर्मिया में SpO2 ज्यादा आता है। कैसे? हाइपरथर्मिया होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से 4 ब्रीथ पर मिनट तक बढ़ती है, और मरीज की रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है तो हाइपरवेंटिलेट होता है। हाइपरवेंटिलेट होगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो बेस्ट आंसर क्या जाएगा? डी। क्वेश्चन को समझो बेटा, क्वेश्चन कितना ईजी है, लेकिन आपको ऐसा एम्स का पैटर्न आता है, और आप जो ये गाइडो से पढ़ लोगे, एनक्लेक्स से, PR यादव से, आपकी टारगेट आई से, ये CHO लगे हुए लोग आपको पढ़ा देंगे, इधर उससे क्वेश्चन उठाएंगे, उससे नहीं होगा सिलेक्शन। हमारे पास बेटा ये क्या होगा, किस कंडीशन में? हाइपोथर्मिया के केस में। क्वेश्चन को समझो, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। समझ रहे मेरी बात? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एडमिशन ऑफ सक्सन कोलिन कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। इंट्यूबेशन कर रहे हो आप तो सक्सेलिन कोलिन रैपिड एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट है, ये सक्सेलिन कोलिन आपने दिया और ये क्या करता? ब्रेडिकार्डिया। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ओवरकम दिस इफेक्ट? तो बताओ, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो ब्रेडिकार्डिया को रोकने के लिए अपन सक्सन किसके साथ करेंगे? एट्रोपिन के साथ। कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। एम्स में बेटा एम्स दिल्ली 2017 में आया है और 2020 में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं नोट, सिंपल क्वेश्चन। और अगर यहां पूछता कि ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए किस लिए? ADRs। कोई डाउट है? चले आगे। इसके अलावा कफ को लूज करना है आपको, और कफ जम गया तो किससे? सोडा बाइकार्बोनेट से भी अपन क्या कर सकते हैं? सेक्शन करते हैं कि नहीं करते? सोडा बाइकार्ब से। क्लियर है? नेक्स्ट, nurse giving oxygen therapy should know that it has to be humidified because, बताइए, nurse giving oxygen therapy should know that has to be humidified because, किसी मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है तो उसमें पढ़ना है कि आपका जो ऑक्सीजन थेरेपी है उस दौरान आपको क्या है? ह्यूमिडिफायर लगाया जा रहा है बीच में। तो क्यों लगाया जा रहा है? तो क्यों लगाया जा रहा है कि ऑक्सीजन एक ड्राई गैस है और उसकी वजह से ये म्यूकस को क्या कर सकती है? थिक कर सकती है, इन्फ्लाम कर सकती है, इसलिए क्या लगा अपन बीच में ह्यूमिडिफायर यूज करते हैं। क्लियर? जिसमें नॉर्मली कौन सा? डिस्टिल वाटर यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट, ए पर्सन रिसीविंग एट्रोपिन सल्फेट complaining of dry mouth, the nurse understand that this is normal side effect of the atropine and allergic reaction to atropine due to a higher dose of atropine या due to anxiety of patient। यस बेटा, ये क्वेश्चन या फिर ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। राइट आंसर तो ये क्या है? एट्रोपिन का नॉर्मल साइड इफेक्ट है क्या? ड्राई माउथ। क्वेश्चन कई बार भी आता है कि नर्सिंग ऑफिसर असिस्टिंग ए पेशेंट विद एट्रोपिन थेरेपी, पेशेंट कंप्लेन ड्राई माउथ, व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग रोल? तो नेक्स्ट नर्सिंग रोल क्या? डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। फाइंडिंग को क्या करें? डॉक्यूमेंट करें। कुछ नहीं, नॉर्मल है। क्या है? साइड इफेक्ट आता है, नॉर्मल है ये ड्राई। कोई डाउट है? इसको सीरियस भी नहीं है ड्राई माउथ होना। ऐसा क्लियर और नॉट? अब बात चलिए बेटा, बात चलिए तो पता चला है इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा? एट्रोपिन। यहां से 101% एक क्वेश्चन की तो गारंटी लेता हूं, 3 भी बन सकते हैं, ये और गारंटी लेता हूं अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए तो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बहुत फेमस ड्रग कौन सी? एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है बेटा ये कौन सी है? सिंपैथेटोमिमेटिक्स है बेटा। कैसी है? या ये किस कैटेगरी में आती है? एंटीकोलिनर्जिक, या इसी को अपन बोलते हैं बेटा एड्रेनर्जिक। एड्रेनर्जिक कैटेगरी की ड्रग है कौन सी? एट्रोपिन। कोई डाउट है? ये जो एट्रोपिन है बेटा ये एट्रोपिका बेलाडोना नाम के प्लांट से बनाई जाती है। कौन से प्लांट से? एट्रोपोला। और इसके इंजेक्शन आते हैं बेटा, और इंजेक्शन जो आता है 1 एम्पूल बराबर
1 ml और 1 ml में 0.6 mg आती है नॉर्मली। ये रहा एट्रोपिन, ये 1 एम्पुल आता है और 1 एम्पुल कितने के बराबर है, देखो इंजेक्शन 0.6 mg पर ml के बराबर 1 ml का इंजेक्शन आता है। एंड WHO के अकॉर्डिंग ये इमरजेंसी ड्रग है। कैसी ड्रग है? इमरजेंसी ड्रग है। एट्रोपिन किसको एक्टिवेट करती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब होता क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जान लीजिएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। क्लियर बेटा? बॉडी में एक आपका नर्वस सिस्टम होता है, उसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल किसके हाथ में होता रहे? हाइपोथैलेमस के हाथ। ऑटोनॉमिक के 2 पार्ट है आपका, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अपन बेटा एंटीकोलिनर्जिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें मोस्टली न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन होता है। कौन सा? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एड्रीनर्जिक। इसी को अपन कैटाबोलिक बोलते हैं, क्योंकि जब ये एक्टिवेट होता है तो ब्लड बॉडी में कैटाबॉलिज्म होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसी को स्ट्रेस एक्टिंग बोलते हैं अपन। कौन सा? स्ट्रेस वाला। या इसी को अपन बोलते हैं कौन सा? थोरैकोलंबार आउटफ्लो। थोरैकोलंबार आउटफ्लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना काम किसके द्वारा? थोरेसिस और कौन सी? लंबार क्रेनियल नर्व के थ्रू करवाता है, क्योंकि इसकी अपनी नर्व सप्लाई नहीं होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की खुद की सप्लाई नहीं होती है, दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाता है। यानी अपना काम क्रेनियल और किससे? स्पाइनल नर्व के थ्रू करता है, आरिवास में। और ये कौन सी से? थोरैकोलंबर, मतलब थोरेसिस और लंबर जो नर्व है उनके थ्रू काम करवाता है। स्ट्रेस में काम करता है, जब आप टेंशन में होते हो तब। कैटाबोलिक है, टेंशन में होते हो तो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, यानी कैटाबोलिज्म को कराता है। यहाँ पे मेन न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है? नॉरएड्रेनालिन, इसलिए इसका दूसरा नाम एड्रेनर्जिक। ये एसिटाइलकोलिन के विपरीत काम करता है, इसलिए क्या बोलते हैं? एंटीकोलिनर्जिक। कौन सा? यस, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है? एसिटाइलकोलिन, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? कोलिनर्जिक। क्या नाम है? कोलिनर्जिक। यहाँ पे क्लियर बच्चों? इसको ये बॉडी में हैप्पीनेस में काम करता है और बॉडी में ऊर्जा बढ़ाता है तो एनाबॉलिक है। और ये किस में काम करता है? हैप्पीनेस में, जब आप खुश होते हो तब। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? ये अपना काम क्रेनियल नर्व नंबर 3 पैरासिम्पैथेटिक का मेन काम कौन करती है? 3, 7, 9 और 10। मेनली कौन सी? 10वीं क्रेनियल नर्व के थ्रू काम करता है। इसलिए क्रेनियल और सेक्रल प्लक्सस कौन से? S2, S3 और S4 के थ्रू काम कराता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है क्रेनियल सेक्रल आउटफ्लो। अब अगर बात करें कि सिंपैथेटिक काम करेगा तो क्या होगा और पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा तो क्या होगा, और इसी पे पूरी एट्रोपिन की और अदर ड्रग की कहानी, नर्वस ड्रग की कहानी लटकी हुई है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको आरिवास में, उसके बाद आप क्लियर बेटा। कल परसों में राखी आने वाली है, आप SN एकेडमी में पढ़ रहे हो, बैग और टी शर्ट पहना और रेबन का क्या लगाया? चश्मा। भले ही चश्मा नकली हो 100 रुपये वाला, लगा के आप गांव की तरफ गए। जैसे गांव में उतरे, बस से उतर के आधा किलोमीटर आपका बस स्टैंड से घर दूर है, तो आप नन्हे नन्हे कदमों से किधर बढ़ रहे हो? घर की तरफ। कहाँ बढ़ रहे हो? घर की तरफ। जैसे घर की तरफ बढ़े तो उधर से देखा एक सुंदर सी कन्या अपनी भैंस को क्या पिलाने आ रही है? पानी। आरिवास में भैंस को क्या पिलाने आ रही है? पानी। कन्या क्या सुंदर है? मेरी कानों में कन्याएं बहुत सुंदर होगी, लाइफ में हो क्या ना आरिवास में, तो कन्या सुंदर को। अब आप पुरुष हो, और पुरुष तो किसकी मूर्ति होते हैं? त्याग और बलिदान की। अब कन्या सुंदर है तो पुरुष तो देखा ही गई आरिवास में, तो आपने कन्या को देखा और कन्या ने आपको देखा, और आप बिल्कुल सितारे लग रहे हो, बिल्कुल पढ़ के आए हो तो कॉन्फिडेंस लेवल है, और असने के स्टार हो तो कॉन्फिडेंस लेवल डबल है। तो जैसे ही आपने एक दूसरे को देखा तो नैन मटक्का हो गया। क्या हो गया? पर ये बात जब नैन मटक्का हुआ तो आपको स्विट्जरलैंड के सपने आने लग गए, लेकिन सपनों के बीच में खलल आ गया कि ये बात उस भैंस की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि आप उसकी मालकिन पे क्या डाल रहे हो? डोरे, और ऊपर से रेबिन के चश्मे पहन रखे हैं आरिवास में, और कॉन्फिडेंस ज़्यादा, तो भैंस क्या हो गई? बिदक जाएगी। अब 2 मिनट में जहाँ आप स्विट्जरलैंड होंगे तुरंत स्थिति बदलेगी, आप वापस खेतों में दिखोगे, स्थिति बदल जाएगी, भैंस आपके पीछे और आप भैंस के आगे भाग रहे हो। कभी भी उस स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि भैंस आपसे आगे निकल जाए, आप हमेशा भैंस के क्या रहोगे? आगे। तो आप भाग रहे हो, और देखा होगा भागे तो छोटे छोटे कंकर पत्थर आपका सब कुछ दिखेगा, दूर तक रास्ता क्या दिखता है? साफ। आरिवास में 10 फीट की दीवार भी ऐसे लगती है कि यूं पतंग जाऊंगा मैं। तो आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो रहा है, वहां पे कौन हावी हो रहा है? स्ट्रेस। और स्ट्रेस में कौन काम करता है? सिंपैथेटिक। अब तो स्ट्रेस में सिंपैथेटिक काम करेगा तो कार्डियक सिस्टम में क्या फर्क पड़ेगा? हार्ट रेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? कार्डियक सिस्टम में हार्ट रेट बढ़ेगी तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी क्या होगी? बढ़ेगी।
और बीपी बढ़ाना तो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स का क्या कराओ, वेसोकंस्ट्रिक्शन। और बताओ कोरोनरी आर्टरी को डायलेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हार्ट को ज्यादा चाहिए ऑक्सीजन। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो हो गया हार्ट पे पार्ट। देखो आइस पे पिपिल क्या होगी, डायलेट। अब एक कमबख्तों जब भागते हो तो रोशनी दूर तक दिखाई देगी, पिपिल डायलेट होगी तभी भी रोशनी ज्यादा से ज्यादा एंटर करेगी, तो पिपिल क्या होंगे, डायलेट। जब कौन काम करे, स्ट्रेस सिंपैथेटिक। अरे कौन काम करे, ओके सुबह आपके साथ हो गया सुरेश, ओके नेक्स्ट। हार्ट रेट बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगी, और पेरिफेरल क्या होगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन। और कोरोनरी क्या होगी, डायलेट। क्यों, क्योंकि भाग रहे हो तो हार्ट रेट बढ़ेगी तो ऑक्सीजन बढ़ेगी। पिपिल क्या होंगे, डायलेट। ब्रोंकस का क्या होगा बेटा, डायलेशन। उस समय कितना भी पुरानी अस्थमा, दमा, खांसी सब क्या हो जाएंगे, ठीक। ब्रोंकस का क्या होगा, डायलेशन। अगर कफ अप आ रहा है तो ब्रोंकियल के सीक्रेशन क्या हो जाएंगे, कम। और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अरे बोलिए बेगा, कितना भी टॉयलेट लगेगा सब भूल जाओगे। यूरिनरी क्या होगा, रिटेंशन, यानी डिट्रूसर मसल क्या हो रही है, रिलैक्स। और इंटरनल स्फिंक्टर क्या हो रहा है, कांस्टेंट। क्लियर बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी स्थिति में प्रीमेच्योर क्या हो सकते हैं, इजैकुलेशन आपका। क्लियर बेटा, गूज बम क्या देखने को मिलेगा, गूज बम, गूज बम देखने को मिलेगा। बट जीआईटी के सीक्रेशन क्या हो जाएंगे, कम। बताओ ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कैटाबॉलिज्म होगा, हर बात ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। जीआईटी में सीक्रेशन क्या होंगे, कम। डिक्रीज सलाइवा सीक्रेशन। तो बताओ एट्रोपिन किसका काम करती है, एंटीकोलर्जिक का, और ये काम करेगी तो सलाइवा का सीक्रेशन क्या होगा, कम। तो मरीज को क्या देखने को मिलेगा, ड्राई माउथ। क्या देखने को मिलेगा, ड्राई माउथ। इसके अलावा डिक्रीज पैनक्रेटिक जूस सीक्रेशन, तो मरीज के पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होंगे तो मरीज को कॉन्स्टिपेशन होगा कि नहीं होगा, और लॉस ऑफ एपेटाइट होगा कि नहीं होगा। को डाउट है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, यूरिन नोट पास, एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी। कंडीशन क्या कहलाती है, सिंपैथेटिक एक्शन। पैरासिम्पैथेटिक इसके विपरीत क्या है। और विजन कैसे होंगे रे, ब्लड हो जाएंगे। हालांकि दूर तक साफ दिखता है लेकिन विजन ब्लड होंगे। थोड़ा भाग रहे हो तो धुंधल छा जाती नहीं जाती है भागते समय। नेक्स्ट दूसरा कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक। कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक हैप्पीनेस में काम करता है। हैप्पीनेस में काम करते हो तो हार्ट रेट कम रहती है नहीं रहती है, बीपी कम हो जाती है, कार्डियक आउटपुट कम, और पेरिफेरल पे कोई इसका अफेक्ट नहीं होता है। बताओ खुश रहते हो तो ज्यादा खकार आता है कि नहीं आता है, यानी ब्रोंकियल सीक्रेशन क्या हो जाएंगे, पैरासिम्पैथेटिक में बढ़ेंगे। और ब्रोंकस का क्या होगा, स्पाज्म। रेस्पिरेटरी रेट क्या रहेगी, कम, ब्रेडिप्निया। को डाउट है, पिपिल क्या रहेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट। खुशी के मारे इधर उधर बचीट खाते फिरते हो, कहते हैं ना खुशी के मारे पागल हो गया, पिपिल क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट। तो कहीं पे भी जाके अपन खुश होकर बचीट खाते हो नहीं खाते हो, पिपिल क्या रहेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगे तो लाइट रेज कम दिखेगी और विजन यहाँ पे भी क्या होगा, डिस्टोरेटेड हो जाएगा। को डाउट है। नेक्स्ट यूरिनरी क्या होंगे, इनकॉन्टिनेंस। जब आप खुश होते हो तो देखा होगा दिन भर बेडरूम और बाथरूम के बीच लाइन लगी रहती है। जीआईटी में क्या होगा बताओ, जब खुश होते हो तो ज्यादा खाना खाते हो नहीं खाते हो, तो हैप्पीनेस में काम कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक एक्शन हो रहा है, तो आप इंक्रीज सलाइवा सीक्रेशन, लार टपकाते हो खुश होते हो तब, इंक्रीज सलाइवा सीक्रेशन, सलाइवा का सीक्रेशन बढ़ेगा। को डाउट है, पैनक्रेटिक जूस सीक्रेशन बढ़ जाएगा। इसकी वजह से एक्सेसिव पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होंगे और पेशेंट को क्या होगा, डायरिया और बहुत ज्यादा भूख लगेगी। ऐसे सिम्टम आते हैं किस केस में, पैरासिम्पैथेटिक। को डाउट है, ऐसे मरीजों को क्या हो सकता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेसिव इरेक्शन ऑफ पेनिस हो सकता है। हैप्पीनेस में मूड बना रहता है आदमी का, ऐसी सिचुएशन किस कंडीशन को, तो बताओ एट्रोपिन किसका काम करता है, एंटीकोलर्जिक, यानी सिंपैथेटिक का। सिंपैथेटिक का मतलब स्ट्रेस, तो यहाँ पे ड्राई माउथ होगा कि नहीं होगा। यूज कहाँ का आता है एट्रोपिन बेटा, तो एट्रोपिन बेटा एंटीडोट है बहुत सारी जगह। देखिएगा किसी को कौन सी पॉइजनिंग है, फिनॉल पॉइजनिंग, वहां पे यूज किया जाता फिनॉल। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। फिनॉल आपका मूविंग अप में काम आती है पोछा लगाने के। इसके अलावा और कहां पे बताइए, यस किसी को क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है। अरे मोनोफॉस दवा आती है ना, ये मोनोफॉस दवाई डालते तो उसके अंदर मोनोफॉस क्या करती है, सलाइवा सीक्रेशन को बढ़ाती है, ब्रोंकियल सीक्रेशन को बढ़ाती है। एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकियल सीक्रेशन को क्या करेगी, कम, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में, मोनोफॉस पॉइजनिंग में। इसके अलावा बेटा किसी को क्या है, मशरूम में सही है क्या, राइट कंफर्म, किसी को मशरूम पॉइजनिंग है, को डाउट है। और बताओ किसी में वेरी इंपॉर्टेंट, और कहां पे एंटीडोट है ये, अगर किसी को क्या हो, पिलोकार्पिन की क्या हो, टॉक्सिसिटी हो, तो वहां पे यूज होता है फिजियोस्टेगमाइन टॉक्सिसिटी में। इन सब जगह क्या है बेटा, ड्रग ऑफ चॉइस है। कौन,
फिनोल पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरिस, मशरूम पॉइजनिंग, पिलोकार्बन टॉक्सिसिटी या फिजियोस्टेगमाइन टॉक्सिसिटी, सब में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है? एट्रोपिन। आर्य भाषा में एट्रोपिन कौन रहता है? एट्रोपिन। अगर एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो एंटीडोट बताओ बेटा, एक ही वर्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट। एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी होती है तो एंटीडोट बता दो इसका। तो एट्रोपिन एंटीडोट होगा, एक ही होता बेटा फिजियोस्टेगमाइन, और फिजियोस्टेगमाइन का कौन है? ये कोलिनर्जिक ड्रग है और ये कैसी है? एंटीकोलिनर्जिक। एट्रोपिन का एक ही वर्ड में पूछे तो फिजियोस्टेगमाइन, और फिजियोस्टेगमाइन का कौन है? एट्रोपिन। बाकी पिलोकार्पिन का भी है, ये मशरूम का भी है, ऑर्गन फॉस्फोरिस और फिनोल पॉइजनिंग में क्या यूज कर सकते हैं अपन? आ रहा कोई डाउट है? नेक्स्ट, ये तो हो गए एंटीडोट। यूज कहाँ कहाँ होता है बेटा? देखिएगा यूज, देखिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे, यूजेज ऑफ एट्रोपिन। देखिएगा बेटा, बिफोर सर्जरी या बिफोर ईसीटी टू डिक्रीज सलाइवा सिक्रेशन। याद आ रहा है? ये कैसा काम करती है? एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक का मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस के अंदर ड्राई माउथ होता है तो सलाइवा का सिक्रेशन क्या करेगी? कम। सलाइवा सिक्रेशन कम रहेगा बिफोर सर्जरी से पहले, एसिडिटी से पहले, ताकि एस्पिरेशन के रिस्क क्या रहे? कम। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ, डिक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। एस्पिरेशन के रिस्क को कम करता है कौन? एट्रोपिन। याद रहेगा? दूसरा देखिएगा, बिफोर सर्जरी या ईसीटी टू डिक्रीज सलाइवा सिक्रेशन या डिक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। आगे बढ़े, दूसरा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें? इंफीरियर वाल एमआई में। कौन से एमआई में? इंफीरियर वाल एमआई में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है बेटा? एट्रोपिन। कौन सी है? एट्रोपिन। इंफीरियर वाल एमआई में देखिएगा क्या, ये नीचे की बॉटम है, इस बॉटम पे किसकी सप्लाई पाई जाती है? वेगस नर्व। वेगस किसका काम करती है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का। जब इंफीरियर वाल एमआई होगा तो क्या होगा? वेगस क्या होगी बेटा? स्टिमुलेट। नॉर्मली एमआई में टैकीकार्डिया होता है, लेकिन एक इंफीरियर वाल एमआई में क्या होगा? ब्रेडीकार्डिया। और बताओ ये कैसी ड्रग है? एंटीकोलिनर्जिक। स्ट्रेस, स्ट्रेस में हार्ट रेट बढ़ाती है ये, तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? एट्रोपिन। तो इंफीरियर वाल एमआई में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एट्रोपिन। बाकी सब जगह ये क्या है? कॉन्ट्रा। इंफीरियर वाल एमआई के अलावा इसको एंटीरियर वाल एमआई है, लेटरल वाल एमआई है, पोस्टीरियर वाल एमआई है, उन सब में इंट्राम्यूरल एमआई है, सब में क्या है? ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कौन? एट्रोपिन। केवल और केवल कहाँ देते हैं? इंफीरियर वाल एमआई में। क्यों? क्योंकि वहां वेगस स्टिमुलेट होगी, और वेगस स्टिमुलेट होने से क्या होगा? ब्रेडीकार्डिया। हमारी बात में इसके अलावा आप सीपीआर में यूज करते हो, और अगर सीपीआर कब देना पड़ रहा है? जब आपको क्या है? इंफीरियर वाल एमआई। नॉर्मली सीपीआर में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि नॉर्मली एमआई में टैकीकार्डिया होगा, ये ड्रग खुद टैकीकार्डिया कराती है, तो एकमात्र किसमें यूज करेंगे इसको? इंफीरियर वाल एमआई में। और इंफीरियर वाल एमआई अगर सीपीआर देना पड़ रहा है तो और आपको कौन सी ड्रग देनी है? एट्रोपिन। तो और ओनली कौन से सीपीआर में? जब सीपीआर देने की नौबत कब आ रही हो? जब इंफीरियर वाल एमआई हो। तो उस स्थिति में आप इंजेक्शन एट्रोपिन जो यूज करोगे, इसकी मैक्सिमम डोज कितनी रहेगी? 3 mg। एक कोई सीपीआर चल रहा मरीज को मैक्सिमम अपन कितनी दे सकते हैं? 3 mg। हर शॉट में 1 शॉट 1 mg, फिर पूरा डिफिब्रिलेट किया, पूरा 5 साइकिल सीपीआर का दिया, फिर आपने एट्रोपिन दी 1 mg, फिर आपने एट्रोपिन दी। हमारी बात में ml नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? mg। मैक्सिमम कितने शॉट दे सकते हैं आप? 3 शॉट, यानी मैक्सिमम सीपीआर में कितने? 3 mg। अगर फिर भी रिट्राइव नहीं हो रहा तो कोई देने का फायदा नहीं है। कोई डाउट है? बालिका मोनिका कवर बेटा, एसएन एकेडमी का क्रैश कोर्स या रेगुलर बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066088 इस पे कांटेक्ट करें बेटा। 8368066088 पे कांटेक्ट करें बेटा। यस, एक बार में 1 mg और मैक्सिमम 3 बार तक अपन, तो मैक्सिमम 3 mg का अपन डोज दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 शॉट, ये क्वेश्चन आया था कि सीपीआर चल रहा तो एट्रोपिन की मैक्सिमम डोज कितनी? तो 3 mg। एक बार में 1 शॉट 1 mg के बराबर, और 3 बार देके आप 3 mg में फिनिश कर सकते हैं। फिर नहीं हो रहा तो आपको छोड़ देना है। सर क्लियर और नोट? कोई डाउट है एट्रोपिन का? चले आगे। नेक्स्ट, बिफोर सर्जरी यूज करते हैं अपन बेटा। क्लियर बेटा? और बताइए इसका कहाँ यूज है? ये पिपिल को क्या करती है? डायलेट। तो कैटरेक्ट सर्जरी से पहले, कैटरेक्ट सर्जरी से पहले इसका यूज करेंगे नहीं करेंगे? इसका पर्पज क्या? पिपिल को डायलेट करना। अरे किसको डायलेट? ये पिपिल को डायलेट करती है। एट्रोपिन कैसी? एंटीकोलिनर्जिक है, सिम्पैथोमिमेटिक्स है, तो ये पिपिल को डायलेट करेगी। पिपिल डायलेट होगा तो आपका लेंस आसानी से दिखेगा ना, तो लेंस को अच्छे से विजुअलाइज करना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं? 2 ड्रॉप हर 10 मिनट के अंतर से 4 बार डालते हैं सर्जरी होने के आधे घंटे पहले। 30 मिनट बिफोर, यानी जैसे 1 घंटे बाद सर्जरी होनी है
तो आप 1 घंटे और 10 मिनट पहले पहली बूंद डालो, फिर 1 घंटे पहले, फिर 50 मिनट पहले, फिर 40 मिनट पहले, और फिर 40 मिनट के बाद पेशेंट को कहाँ भेज दो, ओटी में। समझ रहे हैं आप? तो 4 बार बूंद डालते हैं, 2-2 बूंद एट्रोपिन की अफेक्टेड आई में। ये कैटरेक्ट, ये पिपिल को क्या करती है, डायलेट, ताकि अपन लेंस तक आसानी से क्या कर सके, पहुंच सके। तो बिफोर कैटरेक्ट सर्जरी यूज आती है। और बताओ बेटा किस में काम आती है, फिजियोस्टेगमाइन, नियोस्टेगमाइन का एंटीडोट में काम आती है, बहुत सारी जगह ये एंटीडोट का काम करती है। और बताइए एट्रोपिन का यूज बहुत सारी जगह काम आती है एट्रोपिन। बिफोर सर्जरी अपन ने यूज कर लिया, बताते जाओ दमादम एट्रोपिन। अबे कमबख्तों, सक्शन के दौरान टू प्रिवेंट ब्रेडीकार्डिया, याद आ रहा है? ये तो अभी पढ़ा था अपन ने। और बताओ क्या यूज है इसका, कैटरेक्ट की सर्जरी से पहले यूज कर लिया अपन ने, बताइए बच्चों। क्लियर बच्चों? इसके अलावा किसको बेटा सीओपीडी में यूज करते हैं, अस्थमा में यूज करते हैं, बताओ क्यों? अबे सीओपीडी और अस्थमा में ब्रोंकोस्पाज्म होता है ना, ये कैसी है, ब्रोंको डायलेटर है क्या नहीं, ये बताओ तुम। सिंपैथेटिक का काम करते हो, सिंपैथेटिक भागोगे तो ब्रोंकस क्या होगा, डायलेट, पुरानी खापी दमा, ब्रोंकियल सिक्रेशन क्या होंगे, कम। तो ये ब्रोंको डायलेटर प्लस एट्रोपिन क्या ब्रोंकियल सिक्रेशन को कम करती है, तो अस्थमा और सीओपीडी में यूज कर सकते हैं। स्नेक बाइट में वाई, स्नेक बाइट करने के बाद स्नेप के जो विनोम में क्या होता है, एस्टाइलकोलिन, ये सॉरी एस्टाइलकोलिन को डिस्ट्रक्ट करता है। एस्टाइलकोलिन डिस्ट्रक्ट होगा तो बॉडी में कोलर्जिक इफेक्ट आएगा, सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ेगा, सॉरी किसका सिक्रेशन बढ़ेगा, सलाइवा का। तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए अपन एस्टाइलकोलिन और एडीआर दोनों यूज करते हैं अपन, मतलब एट्रोपिन भी यूज करते हैं और कोलर्जिक ड्रग भी यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं। तो स्नेक बाइट में भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। कोई डाउट है? और बताइए कहाँ यूज करेगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा तो, अरे ये क्या कराती है, भागते हो तो यूरिनरी रिटेंशन, ये किसका काम करेगी, सिंपैथेटिक का। तो ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के यूज में ली जाती है बेटा उस मरीज में। कोई डाउट है बच्चों? और बताइए कहाँ यूज होगी, जल्दी कमेंट करते जाइए। कोई डाउट है? इसके अलावा किसी को एवी ब्लॉक हो, वहां पे कुम होगी, बताओ डिजोक्सिन इंड्यूस ब्रेडिकार्डिया में यूज कर सकता है ना। किसी को डिज्यूज दे रहे हो तो डिजोक्सिन क्या करती है बेटा, हार्ट के फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन, और इसका मोस्ट ऑफ साइड इफेक्ट क्या रहता है, ब्रेडिकार्डिया। तो उस ब्रेडिकार्डिया को वापस हार्ट रेट को सेटल करने के लिए अपन कौन सी ड्रग यूज करेंगे, एट्रोपिन। एट्रोपिन की यूज बताओ पेप्टिक अल्सर में कर सकते हो नहीं कर सकते बताओ। अरे पेप्टिक अल्सर में गैस्ट्रिक सिक्रेशन क्या हो रहा है, कम। ये एट्रोपिन किसका काम करती है, एंटीकोलर्जी का, सिंपैथेटिक का, स्ट्रेस का। स्ट्रेस में गैस्ट्रिक सिक्रेशन क्या होता है, कम, कॉन्स्टिपेशन होता है कि नहीं होता है। तो अपन और कहाँ पे पेप्टिक अल्सर में इसका यूज है, कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चनली यूज करना क्योंकि टेकिकार्डिया हाइपरटेंशन वगैरह भी कराती है। कोई डाउट है बच्चों? चले आगे। और बताओ एक कंडीशन और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कौन सी कंडीशन, सुन लेना मेरी बात। किसी मरीज को क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो वहां पे भी देते हैं, क्यों भाई? और पल्मोनरी में कैसा है बेटा, एयर एम्बोलिज्म हो चाहे थ्रोम्बस एम्बोलिज्म हो, उसके अंदर बताओ क्या, टू डिक्रीज सिक्रेशन लोकल एरिया में। जब जैसे एम्बोलिज्म होगा ना, ये आपका लवली आर्ट है बेटा, और ये कौन सी आर्टरी है, यहाँ पे एयर एम्बोलाई हो गया या थ्रोमिक एम्बोलाई हो गया, तो ये जैसे एम्बोलाई बनता आगे ब्लड सप्लाई हो जाती है कम। जैसे ब्लड सप्लाई कम होती है तो यहाँ लंग से एक्सेसिव किसके सिक्रेशन होने लग जाते हैं, सलाइवा के, म्यूकस के। तो लंग्स के एलोलाई है वो म्यूकस से प्लग हो जाएंगे, एटेलेक्टेसिस हो जाएगा मरीज को, एम्पाइसीमा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो उसको ये क्या करता है, सलाइवा के सिक्रेशन को क्या करता है, कम करता है, कौन, एट्रोपिन। तो वहाँ पे यूज करेंगे। अगर किसी को एयर एम्बोलिज्म है तो अर्ली सिम्टम क्या आएगा बताओ। मान लो डायलिसिस कर रहे हैं, आईवी लाइन चला रहे हैं आप, उस दौरान एयर एम्बोलिज्म का, तो सबसे पहले स्टॉप द प्रोसेस। जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको क्या करें, चाहे आईवी लाइन से आप फ्लूइड दे रहे हो और उस दौरान एम्बोलिज्म हो गया, या डायलिसिस के दौरान एम्बोलिज्म का, तो पहला रोल क्या है, अरे क्या बच्चों, स्टॉप द प्रोसेस। दूसरा सेकंड रोल क्या है, पोजीशन दे, कौन सी, लेफ्ट लेटरल हेड लो पोजीशन। दूसरा नाम बताओ इसका, शाबाश बच्चों, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डूरेंट पोजीशन।
कौन सी पोजीशन किसके अंदर दी जाती है, एयर एम्बोलाई या फेट एम्बोलाई या थ्रोम्बिक एम्बोलाई बन रहा है तो वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट लेटरल दे और कैसे हेड को थोड़ा लो रखें, और इसका जो पर्पज है टू ट्रैप एम्बोलाई या एयर इन राइट एट्रियम। आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन दोगे तो ग्रेविटी के साथ एयर थ्रोम्बाई यहां रहेगा, राइट एट्रियम में ट्रैप हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक नहीं करेगा। साइन सिम्टम क्या आएंगे अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ तो साइन सिम्टम सडन सीवियर चेस्ट पेन देखो मिलेगा। अरे मरीज को क्या होगा, सडन सीवियर चेस्ट पेन होगा, मरीज को रहेगा ब्रेडी कार्डिया, हाइपोटेंशन, इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन, डिज्निया देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट में क्या करें बेटा, पोजीशन दे, कौन सी, लेफ्ट राइटर पोजीशन, स्टॉप द प्रोसीजर एंड देन अगर एयर एम्बोलाइज है तो नाइट्रोजन गैस देते अपन, नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा एम्बेलेक्टोमी कर सकते हैं अपन, उस थ्रोम्बस या एम्बोलाई को अपन स्टेंट डाल के या कैथेटर डाल के रिमूव कर सकते हैं। कोई डाउट है? दिस इज ऑल अबाउट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कौन सी पोजीशन, दुरेंट। पहले तो प्रोसीजर को स्टॉप करना, देन पोजीशन, देन आपको क्या करना, हाइपर कंसंट्रेट ऑक्सीजन देनी है और उसके बाद में नाइट्रोजन वगैरह गैस यूज करनी। नाइट्रोजन क्या करेगी, उस एयर एम्बोलाई को क्या करेगी, एब्जॉर्ब। और सिम्टम क्या आता है, अर्ली सिम्टम सडन सीवियर चेस्ट पेन विद ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, देन डिज्निया, साइनोसिस ऐसे सिम्टम आएंगे, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में एम्बोलाई बन गया तो ब्लड आगे नहीं जा रहा लंग्स में, लंग्स में जाएगा तो ऑक्सीजनेट कैसे होगा। अरे बोलो राजाओं, को डाउट है बेटा? और ब्रेडी देखने में का बहुत बढ़िया बेटा। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा बेटा। तो ये बात होगी एट्रोपिन के बारे में। अब तो एट्रोपिन कहां कहां कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यूज समझ में आ गए। कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताइए बेटा। आइडिया में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हाइपरटेंशन करती है तो हाइपरटेंशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये। अदर देन एमआई, अदर एमाइल रेदर देन इंफीरियर वाल एमआई के अलावा सब तरह के एमआई में ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। किसी को ग्लूकोमा है, क्या है, ग्लूकोमा में क्या होता है बेटा, आईओपी बढ़ता है और एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ जाने की वजह से। तो ये क्या करती है बेटा, अपने कहा ये कॉर्निया है, ये कौन है, आरिस मसल, ये सीलियर मसल, सीलियर मसल्स क्या बनाती है, एक्वस ह्यूमर, और ये कैनाल ऑफ स्क्लेरन के थ्रू कहा जाता है ट्रेपेकुलर मेसवर्क में। अगर प्यूपिल क्या होंगे, डायलेट, तो आइरिस मसल क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट। तो कौन ब्लॉक होगा, कैनाल ऑफ स्क्लेरन, और आपका एक्वस ह्यूमर बढ़ेगा, आईओपी बढ़ेगा। तो ग्लूकोमा में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, और कहा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये, जल्दी बताइए। अरे बहुत सारी जगह कॉन्ट्राइंडिकेटेड है यार। साइड इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन वाले मरीजों में भी ये क्या है, कॉन्स्टेंटली यूज करनी है। और बताइए कहां कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? यस बेटा, ये बीपीएच में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिल्कुल साइड इफेक्ट है। आपका बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और बताइए क्लियर बच्चों, ये बेटा हेलुसिनेशन वाले केसेस में, विजुअल हेलुसिनेशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा एट्रोपिन, एक मैं आपको एक यूज और बता देता हूं एट्रोपिन का। एट्रोपिन का एक और यूज है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पार्किंसंस होता है बेटा, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस। कौन सा? एक पार्किंसंस होता है, उसका नाम है ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस। ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस होता है किसके द्वारा, हेलोपेरिडोल से। किससे? हेलोपेरिडोल से। होता कि नहीं होता है? अरे होता कि नहीं होता है? ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस हेलोपेरिडोल से होता बेटा। और इसमें कौन बढ़ जाता बेटा, डोपामाइन। सॉरी, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस में हेलोपेरिडोल से डोपामाइन बॉडी में क्या होता है, कम, और एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है। अरे कौन बढ़ जाता है, एसिटाइलकोलिन। कोई डाउट है? कौन बढ़ जाता है, एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन को कम करने के लिए अपन, एसिटाइलकोलिन से कोलिनर्जिक, तो अपन इसके लिए ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस में एक ड्रग यूज करते हैं एंटीकोलिनर्जिक, और एंटीकोलिनर्जिक होती है बेटा बेंजेक्सोल। कौन सी? जिसको ट्राईहेक्सिलफेनिडेट, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह फिर क्या दोगे, एट्रोपिन भी दे सकते। अरे ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस, हेलोपेरिडोल खाने से डोपामाइन क्या हो जाता है, कम, और एसिटाइलकोलिन तुलनात्मक रूप से बढ़ जाता है। एसिटाइलकोलिन को कम करने के लिए अपन, एसिटाइलकोलिन कोलिनर्जिक है तो अपन कौन से ड्रग देंगे, एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ऑफ चॉइस कौन से रहते हैं, बेंजोक्सोल या ट्राईहेक्सिलफेनिडेट। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो एट्रोपिन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कैसी है, एंटीकोलिनर्जिक है। यहां तक को डाउट है बच्चों? चलेगा बच्चों, यहां तक को डाउट हो तो बता दो, वरना आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? इसके अलावा किसी को यूरिनरी क्या हो रहा है, रिटेंशन, ये खुद क्या कराती है, यूरिनरी रिटेंशन, तो वहां पे भी ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटर। तो ये सारी की सारी बातें हो गई क्या, एट्रोपिन के बारे में।
चलेगा बेटा। अब आते हैं बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, गैस कलर कोडिंग, मेडिकल गैस कलर कोडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक कौन सा बेटा, पाइपलाइन की कलर कोडिंग, हॉस्पिटल पाइपलाइन कलर कोडिंग। ये दोनों टॉपिक अपन यहां पढ़ने वाले हैं बेटा। आपके सामने इमेज है। अब अपन सिस्टमेटिक शुरुआत करते हैं, कौन सा कहां काम आता है। 101% यहां से क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है बेटा। चले आगे, चलेगा बच्चों, चलेगा बच्चों। ये आपकी कलर कोडिंग है, कौन किसका है उसको समझिएगा। एक यहां पे देखिएगा बेटा, कलर फॉर सिलेंडर, कलर फॉर सिलेंडर। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यूएसए में इसका जो कलर कोड रहता है बेटा वो कौन सा रहता है, ग्रीन। लेकिन इंटरनेशनल का मतलब अपन इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें बेटा तो इंडिया में किस कलर का होता है, व्हाइट कलर। आरिबास में इसमें क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी तो पूरी क्या होगी, ब्लैक। अरे ब्लैक होगी, और शोल्डर कैसा होगा, व्हाइट। सही बता रहा हूं क्या, बॉडी ब्लैक और शोल्डर व्हाइट। तो व्हाइट को प्रायोरिटी देते, उल्टा बता रहे हैं। यस, बॉडी कैसी होगी, यस। तो तुम लोग, इसलिए मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलता हूं, मैं इसलिए पूछता हूं तुम्हें। पहली बार जो दिमाग में आंसर आता है वही राइट रहता है, ध्यान रखना। तो बॉडी तो क्या है, ब्लैक, और कंधा क्या, अरे देखा नहीं होगा, ऊपर से सफेद और नीचे से काला होता है सिलेंडर, ये तो रोज ही देखते हो। बॉडी ब्लैक, पर तो प्रायोरिटी क्या देनी है, व्हाइट। कार्बन डाइऑक्साइड का यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा ग्रे कलर का, अमेरिका में और भारत में। अपने को ये याद रखना, ये बाढ़ में जाए, क्लियर है। नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वंडर गैस, याद आ रहा, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस, ये हंसाती है बेटा। और बेटा एनेस्थेटिक मेडिकेशन है, 50% N2 और 50% ऑक्सीजन दोनों को मिक्स करके देते हैं बिफोर लेबर की जब आपकी कौन सा 5 से 6 सेंटीमीटर तक या 8 सेंटीमीटर तक क्या डायलेट हो गया, आपका सर्विक डायलेट हो गया, तब अपन लेबर पेन को कम करने के लिए अपन तो एनेस्थेटिक का काम करती है और लोकल पेन का किलर का काम करती है, क्लियर बेटा। हीलियम ब्राउन कलर का सिलेंडर आता, बताओ ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन आती है, हीलियम। कितनी %, क्यों, क्योंकि ये हल्की गैस है। आरिबास में ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन को उठा के रखेगी ताकि सिलेंडर पूरा खाली हो जाए। बताओ ऑक्सीजन सिलेंडर को खोलते कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें प्रेशर बताओ आप बेटा, 2200 LB पर इंच स्क्वायर, किसका प्रेशर, ऑक्सीजन सिलेंडर का। और एंटी क्लॉकवाइज खोलते किसको, ऑक्सीजन फ्लोमीटर को। कोई डाउट है, हीलियम गैस इसके नीचे की तरफ आती है ताकि ऑक्सीजन को उठा के रखे ताकि पूरा सिलेंडर खाली हो जाए। नाइट्रोजन किस कलर का आता है, ब्लैक कलर का। और ये नाइट्रोजन अभी पढ़ा था अपन ने, किस में काम आता है, एयर एम्बोलिज्म में काम आता है। ये एयर एम्बोलिज्म को क्या करता है, डाइल्यूट कर देता है, कौन, नाइट्रोजन। और जो मेडिकल एयर आती है वो अमेरिका में येलो कलर की और भारत में व्हाइट एंड ब्लैक कलर की पाइपलाइन से आती है। कोई डाउट है, मेडिकल एयर। चले आगे, नेक्स्ट। अरे कोई डाउट है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, ऑक्सीजन किस कलर का पाइप, देखो पाइपलाइन की कलर कोडिंग देखो, ऑक्सीजन किस कलर का, पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, व्हाइट। अरे कौन सा, व्हाइट। कोई डाउट है। और एक ध्यान रखना बेटा, वैक्यूम के लिए कौन सी होती है, येलो। बाकी सब बाढ़ में जाए, बाकी सब क्या जाए, बाढ़। बाकी आपको पता नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू होता है, जो ब्लू होता है। आरी बात सुन, अरे बोलो भाई, चले आगे। कोई डाउट है, ये कौन सी पोजीशन है, दिख रही है आपको, दिख रही है बच्चों। देख लो पाइपलाइन कोडिंग में एक तो ऑक्सीजन का, एक CO2 का, एक N2O का, एक हीलियम का और एक नाइट्रोजन का, इनका तो आप ध्यान रखिए। और सक्शन में ऑक्सीजन का व्हाइट और किसका, वैक्यूम का कौन सा होता है, येलो। बस ये ध्यान रखना। बताओ ये कौन सी पोजीशन है, पोजीशन बताइए बेटा, ये कौन सी पोजीशन है, आइडेंटिफाई द पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्लास अच्छी लग रही तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है बेटा। हाँ थोड़ा नाइट ड्यूटी चल रही है तो बीच बीच में मैं फ्लो टूट जाता है तो कोई बात नहीं बेटा, आप कंपनसेट करें इसको। नेक्स्ट, यस, लेफ्ट लेटरल विद हेड, दिस इज नॉट सिम्स लेटर, दिस इज बेटा डूरेंट पोजीशन। ये जो मैंने पढ़ाई थी ना अभी, तो किस में यूज लेते हैं अपन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या एरो एम्बोलिज्म में। पल्मोनरी एरो एम्बोलिज्म तो कौन सी है, लेफ्ट लेटरल विद हेड लो।
हेड लोअर लेफ्ट लेटर, इसी को ड्यूरेंट पोजिशन बोलते हैं। इससे क्या होगा, हार्ट यहां पे है तो ग्रेविटी के साथ आपका अरे किसमें, राइट एट्रियम में एयर या एम्बोलाई ट्रैप हो जाएगा। कोई डाउट है? सिंपल क्वेश्चन है। सिम्स नहीं है बेटा, सिम्स अलग है। बताओ ये क्या है? एयर बैंड है पेशेंट का, है लू से बचने के लिए स्कार्फ है, और कोई बात नहीं, वो तो लड़की है ना, तो सुनने के लिए, सुनने का शौक ज्यादा होता है इसलिए। बताओ ये क्या है? इमेज बेस्ड क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज दिस इमेज? यस बेटा मेहनत करें, देखो अपने हाथ में मेहनत करना ही है। और मैं यकीनन कह रहा हूं, मेरा बहुत लंबा अनुभव है नोट सेट के, तो हम बाबा जी यूं मान के चलिएगा। और मेरा अनुभव कहता है आखिरी दम तक जो लक्ष्य पे नजरें गड़ाए रहता है और जो आखिरी दम तक मेहनत करता है उसके सपने जरूर पूरे होते हैं। मजाक मस्ती सब कीजिएगा जीवन में, लेकिन अपने जो कैरियर है उसके साथ बिल्कुल मजाक मत कीजिएगा, वरना पूरी जिंदगी भर आपका मजाक बना के रख देगा। जा सपोर्ट, नाम बताइए बेटा। नहीं आता बिल्कुल बेटा। बिंटू, सर्वाइकल की तरह कुछ है बेटा, बिल्कुल। तो वो भी कहेगा कि नोट सेट की तरह दूसरी नौकरी उसमें ज्वाइन कर। जा सपोर्टर, गलत है बेटा। ओके, दिस इज नोन एज फेशियल स्लिंग। क्या ये फेशियल स्लिंग बोलते बेटा, और ये यूज लिया जाता है किस केस में? फेशियल पाल्सी के केस में। किस केस में? फेशियल पाल्सी के केस में। दिस इज द फेशियल स्लिंग यूज इन केस ऑफ बेल्स पाल्सी। या कौन सी पाल्सी? फेशियल पाल्सी के केस में। दिस इज द स्लिंग यूज्ड इन द बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी जिसको अपन क्या बोलते हैं? फेशियल पाल्सी। ये फेशियल पाल्सी होगा यूनिलेटरल, तो इसको सपोर्ट करने का काम आता है। फेशियल पाल्सी किसकी प्रॉब्लम है? फेशियल पाल्सी जिसको अपन ने क्या नाम दिया? बेल्स पाल्सी। किसकी प्रॉब्लम है? 7th cranial nerve, जिसका नाम क्या है? फेशियल नर्व। एग्जैक्ट कॉज अननोन है। नॉन कारणों में क्या? रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पिस जोस्टर। क्या कहलाता है? सिंगल्स इन्फेक्शन। 90% कारणों में देखा गया रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पिस जोस्टर। हर्पिस जोस्टर का रीएक्टिवेट होना, यानी किसी को पहले चिकन पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट कौन होता है? हर्पिस जोस्टर, पेर्सोला जोस्टर। वो ठीक हो गया, 8-10 साल बाद ये डोमिनेंट स्टेट में रहेगा, नर्व में छुपे रहते हैं कौन? वायरस। और ये वापस जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो एक्टिवेट हो जाए, तो इस इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? सिंगल इन्फेक्शन। दिस इज द मेन रिस्क फैक्टर, कॉज नहीं, रिस्क फैक्टर ऑफ किसका? फेशियल पाल्सी। और इसमें मोस्टली अफेक्टेड ब्रांच कौन सी होती है? मोटर, बट सेंसरी में अफेक्ट, क्योंकि ये नर्व होती है, मिक्स नर्व होती है। अरे बस मोटर का क्या काम है? पूरी फेशियल मूवमेंट कराना, फेशियल ग्रामसिंग, फोरहेड पे रिंकल। और जो सेंसरी पार्ट है वो क्या करता है? एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से क्या ले जाता है? टेस्ट के सेंसेशन, स्वीट, सोर एंड सोल्ट। याद आ रहा है? आरे पास में रिक्वेस्ट को डाउट है? साइंस सिम्टम में क्या होगा? फेशियल पाल्सी होगी तो ड्रूलिंग होगा, और मोस्टली कैसी होती है? यूनिलेटरल। कौन सी? यूनिलेटरल। स्पीकिंग में डिफिकल्टी, अनेबल टू किस, अनेबल टू स्वेलो, अनेबल टू च्यूइंग, अनेबल टू पफ ऑफ चिक, मुंह नहीं फुला पाएगा, यानी बीविया रूस नहीं पाएगी। आरी बास में अनेबल टू किस, आपका हिमेश रेशमिया वाला, इमरान हाशमी वाला रोल नहीं निभा पाएगा। एक्सेसिव क्या होगा? सलाइवेशन। आरी बास में लॉस ऑफ स्माइल होगी, आपका हंस नहीं पाएगा। अरे कोई डाउट है? इस स्थिति में बेटा फेशियल पाल्सी है तो यूनिलेटरल होती है, तो बेटा यहाँ पे बकल काम नहीं करती है, तो ध्यान रखना फूड इनटेक के बाद आपको बकल म्यूकोसा को अच्छे से क्या करना है? असेस करना है। अब ये तो ठीक है, बताओ इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ फेशियल पाल्सी। अटैक आने के विद इन कितने आवर्स में? 8 आवर्स में हाई डोज स्टेरॉइड मिल जाए तो 90% तक क्या हो सकती है? रिकवरी। और इसको मैनेजमेंट के लिए अपन क्या यूज करते हैं? फेशियल स्लिंग। सिंपल क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन हर बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नोट सेट 2021 में भी कहा था कि बारिश के दिन सांप बाइट के बहुत केस आ रहे हैं, तो क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। और आज फिर वापस यही क्वेश्चन लेके आऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, स्नेक बाइट से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। यस, जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएनए। कल की तारीख में बेटा 76 लोगों ने एक साथ एडमिशन लिया बेटा, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सभी का। इसी तरह से एसएनए एकेडमी पे ट्रस्ट बनाए रखने के, और एसएनए एकेडमी के केवल 3 ही कोर्स चलते हैं बेटा, एक रेगुलर,
एक क्रेश कोर्स और एक CHO स्पेशल, बाकी 14 अपन लॉन्च नहीं करते, 200-300 की तो सीरीज लॉन्च नहीं करते हमारी पास में। क्लियर है बच्चों? और टेस्ट सीरीज अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, ये जो टेस्ट सीरीज बेचते हैं ना ये 200-400 रुपये वाली, आप जानते हो ये क्या इधर उधर से कॉपी करके उठा के देते हैं, क्वेश्चन डालेंगे लिवर कितने होते हैं, किडनी कितनी होती है, और तुम 100 में से 100 नंबर लाके खुश हो जाते हो, और जब एग्जाम होता है ना तब तुम्हारी खुशी पड़ोस वाले के घर चले जाती, होता है कि नहीं होता? इसलिए पहले से टफ मेहनत करें, टफ पढ़े, संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता भी उतनी क्या होगी, जबरदस्त होगी। तो पहले मेहनत करें बेटा, ताकि बाद में पछताना नहीं पड़े। चलिएगा, और जो SN एकेडमी के स्टूडेंट है उनको टेस्ट सीरीज करने की जरूरत नहीं बेटा, ऑलरेडी फ्री टेस्ट सीरीज है, वो आपको टेस्ट सीरीज में लोग दिखाती है, आप अटेम्प्ट करो, ऑटोमेटिक अटेम्प्ट हो जाएगी। क्लियर है? देखिएगा, द मोस्ट यूजफुल बेडसाइड डायग्नोस्टिक टेस्ट टू सजेस्ट स्नेक बाइट एनिमेशन। कोई मरीज है उसको स्नेक बाइट किया है, स्नेक बाइट होते हैं आपका कोबरा के द्वारा, हर पास में रेटल्स के द्वारा, वाइपर्स के द्वारा, नाम सुना है ये, इंडियन कोबरा, इंडियन नाजा नाजा, नाजा नाजा बोलते हैं उसको, इंडियन नाजा नाजा, इंडियन कोबरा को, जहरीला सांप, और सबसे जहरीला होता है वाइपर, गारुड़ा सांप, मिट्टी वाला सांप। क्लियर बच्चों? बताओ, कोबरा, कोबरा का जो विनोम होता है बेटा वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। अरे कैसा होता है? वेरी 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 इंपोर्टेंट, यानी कोबरा बाइट डायरेक्ट किस पे अटैक करता है? न्यूरॉन्स पे। अरे किस पे अटैक करता है? न्यूरॉन्स पे। कोई डाउट है बच्चों? हाँ बेटा, BP 120/80। फिर बोलो बच्चों, देखो मैंने ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया, क्वेश्चन आया। अरे बेटा वो मास्टर नहीं हूं मैं, हमारी पास में हम नोट सेट ही पढ़ाते हैं स्पेशली बेटा। कोई डाउट है? नेक्स्ट है क्या? और CHO जिस दिन पढ़ाएंगे ना उस दिन ऐसा पढ़ाएंगे कि CHO वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि पेपर ऐसा आया है कि पेपर उन्होंने बनाया है। हमारी पास में देखिएगा, कोबरा न्यूरोटॉक्सिक, क्या चीज न्यूरोटॉक्सिक होता है किसका? कोबरा का। और इंडिया में सबसे ज्यादा बाइट इसी के द्वारा होता है। कोई डाउट है? कोबरा का। वाइपर्स, क्या चीज? वाइपर, सबसे जहरीला, सबसे डेंजर कौन होता है? वाइपर। और ये बेटा हीमोटॉक्सिक होता है, यानी ये ब्लड वेसल्स, ब्लड को नुकसान पहुंचाता है ये जहर, हालांकि न्यूरोटॉक्सिक भी होता है। अरे कोई डाउट है? और एक होता है स्नेल रेटल, कौन सा? रेटल स्नेल, ये बेटा बहुत हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कोबरा का जहर कैसा होता है? तो कैसा? न्यूरोटॉक्सिक। और वाइपर का कैसा होता है? हीमोटॉक्सिक। याद रहेगा। अब क्वेश्चन बन रहा है कि स्नेक बाइट हुआ है तो उसको जहर है कि नहीं, उसके लिए टेस्ट कौन सा टेस्ट करते हैं? तो 20 मिनट का होल ब्लड क्लोटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे? देखो इस टेस्ट को मिला, सिंपली समझना आप, राइट आंसर डी जाएगा। देखना इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए बेटा स्नेक बाइट या एन्यूमिनेशन, एनविनोमिनेशन का मतलब होता है स्नेक बाइट का जहर। अगर सांप ने अगर काटा नहीं है और ऐसे केवल झपट्टा मारा तो ऐसा निशान होगा। अगर ऐसा निशान है मतलब विनोम नहीं है, जहर नहीं छोड़ पाया केवल उसने झपट्टा ही मारा है, यानी आप जड़ से पेट हटा लिया यूं। और अगर सांप ने प्रॉपर ढंग से काटा तो इस तरह से बेटा। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि स्नेक बाइट है कि नॉन विनोमस स्नेक है, यानी जहरीला सांप है? तो जहरीला सांप दांत चुभोता बेटा, तो दो आपके क्या देखने को मिलेंगे? एकाइमोसिस। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? स्कार के निशान देखने को मिलेंगे, जो अपन कहते हैं ना खुरेच लेना, झपट्टा मारना। तो अगर नॉन विनोमस स्नेक है, यानी स्नेक कैसा है? जहरीला नहीं है तो ऐसा निशान होगा, और अगर जहरीला है तो दो दांत गड़े होंगे। इसको क्या बोलते हैं? एकाइमोसिस, 2 एकाइमोसिस देखो मिलेंगे। तो आप एक तो ये कैसे सांप जहरीला था ये कैसे पहचान सकते हो? दूसरा, सांप जहरीला है, अपन इसको टेस्ट करते हैं, फैंग मार्क ऑफ द पॉइजनस, इसको क्या बोलते हैं? फैंग मार्क। फैंग मार्क का मतलब दांतों का निशान। कौन सा मार्क? एंड नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट। नेक्स्ट, होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट करेंगे टू डिटेक्ट कोगुलोपैथी स्नेक एनिमेशन, कि ये जहर जो है ये न्यूरोटॉक्सिक है कि हेमेटॉक्सिक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? सिरिंज चाहिए, आपका बोतल चाहिए, ग्लव चाहिए, टर्निक्वेट चाहिए, समय देखना आपको, ब्लड लेना। ब्लड आपको किसमें? 2 ml ब्लड किसमें डाला आपने? बोतल में। बोतल में डालने के बाद आपको रख देना, हिलाना नहीं है। हमारी बात में अगर ब्लड क्लॉट हो गया, कितने मिनट बाद में चेक करना? 20 मिनट। ब्लड क्लॉट हो गया इसका मतलब कोई जहर नहीं है, क्योंकि 20 मिनट में ब्लड क्लॉट होगा, नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ 20 मिनट बाद भी, इसका मतलब जहर है, और जहर ने ब्लड को क्या नहीं होने दिया? क्लॉट नहीं होने, यानी हेमोटॉक्सिक है, जहर है उसमें, जहर हेमोटॉक्सिक है तो ब्लड को क्या नहीं होने दे रहा? क्लॉट। तो अगर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ इसका मतलब टेस्ट क्या है? पॉजिटिव है। देखो ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो इसलिए टेढ़ा करते नीचे आ गया ब्लड, जबकि ब्लड अगर क्लॉट हो जाता तो ब्लड ऊपर ही जमा रहता पेंदे पे ही। तो अगर क्लॉटिंग हो रही है तो नो विनोम, जहर नहीं है बॉडी में, और क्लॉटिंग है
नो क्लोटिंग इसका मतलब क्या, एनविनोमेशन है, एनविनोमेशन है मतलब जहर है, स्नेक बाइट जहरीला सांप है। और सबसे ज्यादा कौन काटता है, कोबरा। कोबरा कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है बेटा। और दूसरा कौन, वाइपर, सबसे डेंजर वाइपर होता है। ये कैसा होता है, हीमोटॉक्सिक। और रेटल स्नेक जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक दोनों होते हैं। अब अगर आपको स्नेक बाइट करी है तो ध्यान रखना, अफेक्टेड, एक तो बेटा घबराए नहीं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो, डरे नहीं, सांप को मारने की कोशिश नहीं करे, सांप से क्या चले जाए दूर। अगर मार पाओ तो बेस्ट है, मार के किस में डाल लो, थैली में, और तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ, बताओ देखो इस सांप ने काटा है। ये होता है जिसका बेस्ट मेथड, अगर अवेलेबल है तो। पर ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने कह रखा है कि नहीं तो उसको पहले तुम सांप को मारने में रहो, तब तक राम नाम सत हो जाए। बिल में घुस जाए तो बिल खोद रहे हो, पुपाड़ी बजा रहे हो उसके खिलाफ, ऐसा नहीं करना है। अगर मार सके या अवेलेबल हो जाए तो ठीक है, वरना पहचान ले सांप ने काटा है, अरे बात दूर रहे आप उससे। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बेहोश नहीं होना। वहां पे हाथ को क्या रखना है, नीचे, लोअर रखना है एक्सट्रीमिटीज को, पहला काम तो ये रखना, लोअर एक्सट्रीमिटीज हार्ट लेवल से नीचे। ना कोई ऐसा आरी बास में चूस के आपको नहीं उतारना उसका, ना आपको स्लिंग बांधना है, नीचे रखना है। कोई डाउट है, कोई टर्निक्वेट वगैरह अप्लाई नहीं करना। आप चाहो तो बाद में टर्निक्वेट बांध सकते हो, बाकी माउथ सक है नहीं करना। हाँ तुम चाहो तो थोड़ा लार्ज कट कर लो और ब्लड को थोड़ा दबा के क्या कर लो, ड्रेन, बाकी ऐसा अपन नहीं करना। और तुरंत क्या करना है, हॉस्पिटल। ऐसा नहीं कि तेजाजी महाराज के ले जाके बैठे और आपका जहर उतर जाए। जाना है, ईश्वर में आस्था रखनी, पर हॉस्पिटल में तुरंत संपर्क करना है। जैसे हॉस्पिटल में पूछे तुरंत क्या देंगे बेटा, एंटीविनोम, 15 ग्राम एंटीविनोम चलाते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे अडल्ट। जहर के इंजेक्शन आते हैं एंटीविनोम, ये आपको चढ़ाना है। कोई डाउट है, अर्ली डिस्चार्ज नहीं करना, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है। कोई डाउट है, अरे कोई डाउट है तो ये हो गया बेटा कैसे पहचाने। इसी तरह की बेटा धमाकेदार क्लास देखने के लिए आज एसएन अकेडमी विद टेस्ट सीरीज एंड लाइव क्लासेस, आज ही एसएन अकेडमी का बेटा क्रैश कोर्स ज्वाइन करे बेटा 2999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पीप के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बताइए, बोलिए भाई। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पीप एक्सेप्ट, पीप के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इट रिड्यूस वीनस रिटर्न, बिल्कुल, हाइपरटेंशन करता है ये, पीप पॉजिटिव एंड एक्सपोर्ट। इट इंप्रूव एलुलर गैस एक्सचेंज, बिल्कुल, पीप बढ़ाने से 5 सेंटीमीटर ऑफ रखते हैं पीप अपन। इट प्रिवेंट एलुलर कोलैप्स, बिल्कुल। डिक्रीज मीन एयरवे प्रेशर, कम करता है क्या, उल्टा मीन एयरवे प्रेशर को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो कौन सा कथन असत्य है, डी। क्लियर है। पीप के बारे में वेंटिलेटर पढ़ाएंगे आपको, बताओ बेटा। ड्रेन देखो और ड्रेन का नाम बताओ, दिल खुश हो जाएगा। क्लोज ड्रेन है ये, कैसा, और नेगेटिव प्रेशर पे काम करता है, सक्शन लगा भी सकते हैं इसमें, बताइए। जैक्सन प्रेट है, हेमोवेक है, पेनरोज है या डेवोल ड्रेन है। 101% क्वेश्चन एक आएगा कहां से, एम्स में, ड्रेन से। कहां से, ड्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, शंका नहीं है, समाधान नहीं है, कोई भी शंका वाली बात है नहीं। बताओ आप, क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा ड्रेन है। ये ड्रेन है, देखो पिचका रखा है, इसको खाली कर रहा है यहाँ पे ड्रेन। यस, बहुत बढ़िया जवाब, यस बेटा, शाबाश रे मेरे लाडलो। ऑनलाइन वालों तुम ही तो असली सपूत हो रहे। हेमोवेक ड्रेन कौन सा, तुम्हें मेरी नाक रखोगे एम्स में। राइट आंसर गोज टू हेमोवेक, राइट आंसर ए बी कीजिएगा, हेमोवेक ड्रेन। कौन सा ड्रेन है, हेमो। जैक्सन प्रेट तो अलग से आता है, लट्टू की तरह, मैं लट्टू तेरा यार। कौन सा ड्रेन, जैक्सन प्रेट है, कप्तान जैक स्पैरो, को डाउट है। नेक्स्ट देखिएगा, और ये कैसा ड्रेन होता है बेटा, क्लोज ड्रेन। ये भी क्लोज ड्रेन है, डेवल ड्रेन भी क्लोज ड्रेन है। इनमें नेगेटिव सेक्शन के थ्रू ये क्या करता है, सक्शन करता है बेटा, कोई डाउट है। नेक्स्ट देखिएगा, एक ओपन ड्रेन भी होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेनरोज ड्रेन। देखिएगा पेनरोज ड्रेन कैसा होता है, ये देखिएगा, ये रहा पेनरोज ड्रेन। कुछ नहीं, एक रिफिल सी होती है सीधी, जैसे यहाँ अंदर की तरफ घाव बना हुआ है, यहाँ ब्लड कलर हो रहा है, ये रिफिल डाल दो, ये ऑटोमेटिक क्या जाएगा बाहर। पर इसका खतरा किसका ज्यादा है यहाँ पे, इन्फेक्शन। देखो ये हैंड में पेनरोज ड्रेन डाल रखे, अरे अंदर ब्लड कलेक्ट होता है तो रिफिल टाइप की रोज होता है आपका, रिफिल टाइप का आपने डाल दिया तो उसमें जो ब्लड कलेक्ट हुआ बाहर हो जाएगा ताकि सेप्सिस नहीं हो। अरे कोई डाउट है बच्चों, ये जो देख रहे हो आपका कौन सा है, डेवोल ड्रेन। कौन सा, डेवोल वाला। ये जो आपका स्पायरोमेट्री की तरह दिख रहा है, लेकिन स्पायरोमेट्री नहीं है, ये ड्रेन है बेटा, ये देखो नेगेटिव, इसको दबाते हैं नेगेटिव सेक्शन होता है। ये भी कैसा, क्लोज टाइप का ड्रेन है। कोई डाउट है, चले आगे। नेक्स्ट, निटिनोल स्टेंड है, ईटी ट्यूब है, मोंटेगमेरी टी ट्यूब है या सस्पेंशन लेंजोस्कोपी है।
ये बेटा मोंटेगमरी ट्यूब है। कैसी ट्यूब है? मोंटेगमरी ट्यूब है। हमारे पास में यही आपके ब्रोंकोस में एयरवे में काम आती है बेटा। ये जो ट्यूब है कौन सी? मोंटेगमरी ट्यूब है। कौन सी ट्यूब है? बहुत बढ़िया जवाब आपके बेटा, दिल गदगद कर दिया। ये बताइए ये क्या है? टेम्परेचर इन ऑटोक्लेव मेथड। तो ये ऑटोक्लेव मशीन ही है बेटा, सॉरी माफी चाहता हूँ। और टेम्परेचर कितना होता है? 121 डिग्री। क्लियर है? ये रही आपकी ऑटोक्लेव। तो राइट आंसर बी ही जाएगा, सॉरी सी ही जाएगा आपका। राइट आंसर गोज टू सी। राइट आंसर क्या जाएगा? सी। माफी चाहता हूँ इसके लिए। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्या है? ऑटोक्लेव की खोज किसने करी थी? चार्ल्स चैम्बरलैंड। किसने करी? चार्ल्स चैम्बरलैंड। और ऑटोक्लेव टेक्निक किसने दी? लुईस पास्चर ने। वेरी 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 इंपोर्टेंट। लुईस सर फादर इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के कौन है? लुईस पास्चर। स्टरलाइजेशन टेक्निक दी, ऑटोक्लेव टेक्निक के बताया। ऑटोक्लेव हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूजेबल स्टरलाइजेशन मेथड सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं? ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम 15 से 30 मिनट, एक ही वर्ड में पूछे तो 15 मिनट, और प्रेशर कितना? 15 LB पर इंच स्क्वायर। इज द राइट आंसर। ये तो कोई भी बताएगा, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यस, कोई डाउट है? चले आगे। लुईस सर पास्चर। लुईस पास्चर ने और क्या खोज करी थी? फर्मेंटेशन टेक्निक। कौन सी टेक्निक? फर्मेंटेशन। स्टरलाइजेशन टेक्निक। ये जो टेक्निक है देखो, मशीन तो किसने बनाई? चार्ल्स चैम्बरलैंड। लेकिन कैसे स्टराइल करना है? ये जो टेक्निक की टेम्परेचर 121 डिग्री, टाइम 15 मिनट और प्रेशर कितना? 15 LB। और एक बार ऑटोक्लेव करने के बाद सामान कितने दिन तक यूज हो सकते हैं? 3 दिन तक। फिर वापस री ऑटोक्लेव कराना पड़ेगा। कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, स्टरलाइजेशन टेक्निक दी, फर्मेंटेशन टेक्निक दी, और किसकी खोज करी इसने? पास्चराइजेशन टेक्निक। मिल्क की पास्चराइजेशन टेक्निक भी किसने खोजी? लुईस पास्चर ने। हमारे पास में जर्म सेल थ्योरी भी किसने दी? लुईस पास्चर ने। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे अपन। नेक्स्ट देखिए, ये कौन सी मशीन है बेटा? फोगर मशीन, फ्यूमिगेशन मशीन। अरे कौन सी मशीन? फ्यूमिगेशन। अब ये ऑटोक्लेव और स्टरलाइजेशन बड़ा टॉपिक है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। हमारे पास में सेवलोन क्या करता है आपका, फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, केमेनोफोर क्या करता है, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ये आज के लिए मैं लीव कर रहा हूं। ये कौन सा है? रेफ्रेक्टोमीटर। नेक्स्ट, हॉट एयर ओवन किस सिद्धांत पे काम करता है? ड्राई हीट मेथड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। को डाउट है? हॉट एयर ओवन भी कल अपन इसको पढ़ेंगे आगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कहां नहीं है एक्सेप्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ये बेटा इरिगेशन में काम आता है, ट्रेकोस्टोमी काम में आता है, ब्लड स्टेन को, बट वाटर प्यूरिफिकेशन में काम है। इसके अलावा सेवेज क्लीन में काम आता है। यानी आपका सेवेज का मतलब जो नालियां वगैरह है पानी की, उसको काम करने में। तो कौन सा काम नहीं है? तो वाटर प्रिपरेशन का काम है, नहीं है। सॉल्यूशन यूज फॉर हॉस्पिटल मूविंग अप। हॉस्पिटल में पोछा लगाने के लिए मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन 5% फिलोन। मूविंग अप में कौन सा? 5% फिलोन। और इसका टॉक्सिसिटी का एंटीडोट कौन है? एट्रोपिन। क्लियर। और अगर बेटा HIV मरीज है, उसका ब्लड है, उसको स्टेन करना है या उसकी केयर करनी, तो 1%। या बेटा क्या मरकरी फॉल हो गई, तो मरकरी को साफ करने के बाद नीचे पोछा किसका लगाते हैं? 1% हाइपोक्लोराइड, फिनोल का नहीं। चल रहे यार बेटा? हमारे पास में लाइसोल वगैरह आपका थर्मोमीटर को अगर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में। ये क्या है? सूचर स्टेपलर। हमारे पास में ये देखो, इसमें आती है, घाव को ऐसे सिल देता है। हमारे पास में स्टेपलर करते हैं। कौन सा बेटा? स्किन स्टेपलर, शूचरिंग। बहुत बढ़िया आंसर। ये बताओ, शाबाश, क्या है ये? इमेज बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट। गिल्पी रिफ्रैक्टर। कौन सा रिफ्रैक्टर? गैल्पी रिफ्रैक्टर। ये बताओ बेटा, जल्दी जवाब दीजिएगा। ये क्या बेटा? यस बेटा, बहुत बढ़िया जवाब। दिस इज मेगली फोर्सेप्स। ये क्या काम आती बेटा? अरे ET ट्यूब को इंसर्ट करने काम आती ना यार। यहां से पकड़ते ET ट्यूब को और अंदर डालने काम आती है। ET ट्यूब, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब वगैरह डालने में काम आती है। कौन सी? मेगली फोर्सेप्स। बहुत फेमस फोर्सेप्स है यार। ये तो ऐसे पकड़ते हैं ताकि मुंह में डाल के सीधा आसानी से ट्रेके की तरफ धकेल सके उन ट्यूब को। मेगली फोर्सेप्स। को डाउट है? ET ट्यूब, TT ट्यूब वगैरह डालने में काम आती है। ये क्या है? कौन सा नाम लिखा है ना? पावलो टेम्पोडेट थर्मोमीटर। डिस्पोजेबल थर्मामीटर
या इसी को बोलते हैं टेम्पोडेट थर्मामीटर। क्लियर बेटा? और ये कहां से? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। किससे? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। विद इन 2 सेकंड में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। कोई डाउट है? और ये यूज कब करते हैं? टेम्पोडेट जब कौन सा बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा स्ट्रोक? अरे पेशेंट ठंड में दब जाता है ना बहुत ज्यादा, हिमालय के रीजन में, क्या बोलते हैं उसको? फ्रोस्ट बाइट में। फ्रोस्ट बाइट है। ये एम्स में क्वेश्चन आया कि ए आर्मी मैन आर इंजर्ड इन हिमालय रीजन इन द एंड बिकम ए फ्रोस्ट बाइट पेशेंट। हिमालय में बर्फबारी हुई, आर्मी का जवान क्या हो गया? फ्रोस्ट बाइट का शिकार हो गया, मतलब कोल्ड सेंसिटिव हो गया, ठंड में दबा रह गया। कोई डाउट है? समझ रहे मेरी बात? अब उसको पेशेंट को एयरलिफ्ट करके एम्स में लाए तो उसका टेम्परेचर कहां से चेक करोगे? आप टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, इसी थर्मोमीटर विद इन। क्यों? क्योंकि हाथ पैर कानों पे तो क्या बर्फ का था तो ठंडे पड़ गए तो कोल्ड की वजह से ऑक्सीजन का सिचुएशन क्या नहीं आएगा? सही। तो टेम्पोडेट थर्मामीटर वगैरह का यूज करेंगे। किस केस में? फ्रोस्ट बाइट में। ये ऐसे रख देता है, इसको नाप लेता है। समझ रहे मेरी बात? ये क्या बेटा? पेट्रोलियम जेली है क्या? तो शाबाश बेटा, ये एम्स का क्वेश्चन। दिस इज हर्निया मेस। हर्निया रिपेयर करते हैं ना, तो हर्निया मेस है ये। कौन सा? ये मेस। पेट्रोलियम जेली भी ऐसी होती है लेकिन थोड़े उसमें क्रॉस टाइप के होते हैं, होल होते हैं। कोई डाउट है? हर्निया मेस है ये, हर्निया मेस। इसी तरह की बेटा क्लासेस देखने के लिए आज ही एसएन एकेडमी का क्या करें? 2999 का क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। ड्यूरेशन 35 डेज है, वैलिडिटी 1 ईयर है और कंटिन्यू पढ़ते रहे बेटा। नेक्स्ट क्लासेस में और भी अपन धमाकेदार टॉपिक लाएंगे। थैंक यू सो मच इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएन। लव यू ऑल। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। एसएन क्लासेस अच्छी लगती तो आज अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराएं बेटा। और लास्ट समय में पढ़ाई करें जहां से आपको उचित लगे, मेहनत करें, अपने आप पे यकीन रखें, क्योंकि केवल ये आपके सपने नहीं, आपके पेरेंट्स के भी सपने हैं। और अंतिम छोर तक प्रयास करें, ईश्वर आपके सपने जरूर पूरा करेगा जैसे हमारे पूरे किए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।